वापस उस साल में जब पूरी बस्ती बर्फ में दब गई थी और लोग घास की जड़ों और पेड़ की छाल खाने पर मजबूर थे, तब तेरे घर में रोज बांस चूहा, जंगली मुर्गी और ताज़ा गोश्त पकता था। माँ और बहन को मोटा चावल मिलता था और तूने तो गोश्त को मोटे नमक में भी डाल रखा था। वजह, तेरे जहन में एक अजीब कछुए की हड्डी जुड़ गई थी जो शिकार की जगह बता देती थी, मौत से बचाती थी और राह दिखाती थी। चाहे जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हो, अगर संकेत मिला तो तेरी बिछाई हुई फांद उसे भी चकमा दे देती थी। यहां अचानक आंखें खुली, पूरी हड्डियां जैसे बर्फ के पानी में डूबी हों। इस जिस्म का नाम भी यहन था, एक बीमार लौंडा। घर इतना गरीब के चूहे भी तौबा करते थे। बस एक आंधली बीमार माँ थी और एक सूखी हुई 10 साल की छोटी बहन शाओहे। वो कोने में उलझे बालों के साथ आई। हाथ में टूटा मिट्टी का कटोरा था, उसमें आधा कटोरा गंदा पानी और कुछ पुराने अनाज के दाने थे। उसने कहा, भाई को थोड़ी गर्मा पानी पी ले, कल रात बुखार से हाथ चल रहा था। यहन की नज़र उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर पड़ी, गले में कुछ उतरा। अभी कटोरा पकड़ा भी नहीं था कि दरवाज़ा एक जोर की लात से खुल गया। तेज हवा और बर्फ अंदर घुस आई। अंगीठी की राख चारों तरफ उड़ गई। सामने था मोटा ताज़ा बड़ा चाचा, यह दाजवांग, हाथ में कुछ लेके खड़ा था। उसने अंदर आते ही गालियां शुरू कर दी। अंधी माँ तखत पर से उठने लगी, कांपती आवाज में रोती रही कि यहाँ बीमार है, घर में एक दाना नहीं। ये दाजवान ने जमीन पर थूका, माँ को गाली दी और बोला कि सरकार का लगान भरना पड़ेगा। उसके 4 बच्चे हैं जो भूखे हैं, यहाँ दूसरों के लिए सर पटक पटक के मरेगा क्या? बिना रुके शाओहे की तरफ लपका। माँ ने रोक रोक के हाथ भी पकड़ा। बोला कि शाओहे की शक्ल ठीक है, उसे बेच दो, आधा बोरी आटा और 200 सिक्के मिलेंगे। अमीर घर में काम करेगी, रोटी तो मिलेगी। अंधी माँ तखत से गिरती हुई नीचे आई, माथे से खून बह रहा था। ये दाजवांग की टांगों से चिपक के माफी मांगने लगी। बोली, शाओहे अभी 10 साल की है, उस घर में तो इसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, ये हान ठीक होगा तो जंगल में कुछ ढूंढ आएगा। ये दाजवांग ने माँ के सीने पर लात मारी, उसे गिरा दिया। शाओहे चीखती हुई माँ पर आ गई, कांपती रही। साथ खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, जल्दी करो, जब तक लाश नहीं बनी तब तक बेच दो। ये द्वाशोंग ने कमर से रस्सी निकाली और श्याहू की तरफ बढ़ा। यहां खामोश था, दांत पीस रहा था। धीरे धीरे खड़ा हुआ, टांगे कांप रही थीं, पर नजर बिल्कुल ठंडी थी। वो कोने की तरफ मुड़ा और एक जंग खाया टूटा हुआ दांत लिया। ठीक उसी वक्त दिमाग में एक गूंज हुई। आंखों के आगे कुछ घूमा और एक कछुए की हड्डी का धुंधला साया उभरा। उस पर लाल रंगों में लिखा था, शिकार संकेत। पिछवाड़े की पहाड़ी पर टेढ़े गर्दन वाले पुरनेलियू पेड़ के नीचे पत्थरों की दरार में एक मोटा बांस चूहा जमा हुआ है। आधे घंटे में पकड़ो। यहन की आंखें सिरकीं। यही तो था। उसने बिना सोचे छुरी मजबूती से थाम ली और पलट गया। तब तक ये दजवांग शाओहे के बाल पकड़ के बाहर खींच रहा था। येहान ने खराश भरी आवाज में कहा, छोड़ दे उसे। ये दजवांग ने ठिठोल की, बोला, क्या टूटी छुरी से डरा रहा है? अभी कुछ हुआ भी नहीं था कि येहान आगे बढ़ा। कमजोर जिस्म में जंगल जानवर जैसी ताकत आई। दोनों हाथ से छुरी थाम के ये दजवांग के सर की तरफ जोर से वार किया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, सीधा मार डालने की नीयत थी। ये दजवांग का सर सीधा खड़ा हो गया, घबरा के शाओहे को छोड़ दिया और पछाड़ के पीछे हटा। खटाक, बड़ी आवाज के साथ जंग खाया छुरी हवा काटते हुए दरवाजे की लकड़ी में घुस गई। आकात और दुकानें उड़ने लगे। खांसी गहरी घुस गई थी। झटके की वजह से यहाँ के हाथ से खून आया, पर उसने भंवर नहीं लिया। छुरी का किनारा ये दाजवांग के सर से बस आधी उंगली दूर थी। कुछ बाल कटे हुए नीचे गिरे। कमरे में पल भर के लिए खामोशी छाई। दोनों बदमाश दरवाजे के बाहर हो गए। ये दाजवांग सीधा बर्फ में गिर पड़ा, वहां ही कपड़े गिले कर दिए। यहाँ की आंखें देख के ऐसे कांपा जैसे कोई शोला देखा हो। यहाँ ने एक हाथ से छुरी दरवाजे से निकाली। ये दाजवांग को घूरते हुए बोला, कल सुबह से पहले पैसा ले आना, दोबारा बहन को हाथ लगाया तो पहले तेरी होगी। ये दाजवांग गाली देते हुए बोला, कल सरकार के आदमी आएंगे, देखना कैसे देगा। नहीं दिया तो जंजीर में बंद होके मजबूरी करने जाएगा, वहां मौत होगी। बोल के बिना पीछे देखे दोनों बदमाशों को लेके बर्फ में दौड़ गया। खरगोश भी उन्हें मात करता। बाहर अब खामोशी थी।
यहाँ के कंधे अचानक झुक गए, लंबा सांस लिया। ये जिस्म इतना भूखा था कि उस एक वार से ही जैसे सारा दम निकल गया, टांगे कांपने लगी। शाओहे दाढ़ते दाढ़ते पास आई। हाथ थामना चाहती थी पर खून देख के रुक गई। येहान ने हाथ पलट के दरवाजा बंद किया। बोला, दीवार के कोने का भारी पत्थर ले आ, दरवाजे के साथ लगा दो। जब तक मैं कुछ ना बोलूं, चाहे जो भी आए, दरवाजा मत खोलना। शाओहे ने काफी मुश्किल से वो भारी पत्थर दरवाजे के पीछे खिसकाया। तख्त पर अंधी माँ कांपी जा रही थी। बोली, कल पैसा नहीं दिया तो सच्ची ले जाएंगे। अगर कोई रास्ता ना हो तो उसे बेच दो, पुरानी हड्डियां ही हैं। येहान ने माँ को उठाया, भाटों की उंडी में डाला। बोला, बकवास बंद कर, दवा वाले गधों की खाल खरीदते हैं, हड्डियां नहीं। वो रास्ता निकालेगी। येहान ने घर की एक ही पुरानी टूटी चप्पलें निकाली। अंदर सूखी घास थी सी। फिर रस्सी से पैंट और चप्पल बांध दिए ताकि बर्फ अंदर ना घुसे। छुरी उठा के दरवाजे से बाहर निकल गया। बर्फ घुटने तक थी, हर कदम जहर था। उसने एक मोटा सूखा डाली छड़ी पकड़ी। हर जगह दाब के ही आगे बढ़ता, फिसलना मुश्किल था। हवा छुरी जैसी काटती थी, पलकों पर सफेद पाला जम गया था। टूटा रुई का कुर्ता बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पिछवाड़े की पहाड़ी पहुंचने से पहले उसे वो पेड़ ढूंढना था। जंगली जुलाहन में पहुंचे तो लगता था टांगे पूरी थुंड हो गई हैं। तब सामने बर्फ में एक भारी पुराना लेओ पेड़ दिखा, टेढ़ा झुका हुआ। वही था। यहाँ की जान में जान आई, लपक के पास गया। पेड़ की जड़ों के नीचे बर्फ हटाई। पत्थर लोहे की तरह ठंडा था। हाथ लगाते ही छल उतर आई, खून आ गया। फिर भी नहीं रुका, डाली दरार में घुसाता रहा जब तक बर्फ नहीं टूटी और अंधेरा नहीं दिखा। यहाँ जमीन पर पेट के बल लेट के हाथ अंदर डाला। पहले एक ठंड सिल, फिर एक गोल पत्थर जैसी चीज। उंगलियां घुस के बालों में जकड़ ली और एक जोर का खींचा। बर्फ में एक गोल मटोल भारी चीज आ गिरी। सच्ची में बांस चूहा था। हैरान कर देने वाली मोटी, गोल, करीब 3 किलो। इस बेवकूफ ने डरा के एक टंग दरार में घुसना चाहता था, निकल नहीं पाया और वहीं जम गया। इस सर्दिया में 3 किलो गोश्त सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, काले बाजार में भी ये काफी चावल दिलवा सकता था। येहान ने बांस चूहे को उठा के सीने से चिपका लिया, दोनों को गर्म रखा। अभी कपड़ा दोबारा लुपेटा ही था कि दिमाग में फिर गूंज आई। कछुए की हड्डी की परछाई उभरी और लाल रंगों में लिखा था, खतरनाक संकेत, पूरब में 50 कदम। एक गुस्साया हुआ बड़ा सुअर पेड़ की जड़ों को खोद रहा है। हवा पूरब से आ रही है। येहान का सारा बदन खनखड़ा हो गया। जंगल में कहते हैं 1 रीढ़, 2 भालू, 3 शेर, पर पागल हुआ सुअर सबसे खतरनाक होता है। मोटा जिस्म, खाल में घी और काली। चाकू तलवार भी नहीं काटते, नाली से उठ जाए तो पेट में घुस जाती है। और सबसे बुरी बात, हवा पूरब से थी। उसने अभी बर्फ में खुन्ना खोदा था, उसके हाथ खूनी थे और चूहा भी मरा हुआ था। ये सब की गंध सीधा पूरब की तरफ जा रही थी। यहाँ ने एक झटके में मुंह नाक दोनों हाथों से ढांप लिया, भारी सांस भी नहीं ली। जैसे लकड़ी का डंटा हो, यहाँ ढलता डूबता बर्फ की गहराई में लेट गया। पूरब की तरफ से भारी गोरा सांस आने की आवाज आई। सुअर आगे बढ़ रहा था। काफी वक्त के बाद सुअर को कुछ नहीं मिला, 2 नारक करके पहाड़ी पर निकल गया। तब येहान बर्फ से सर निकाला, लंबा सांस लिया। येहान चूल्हे के पास आया, ठंडा कुर्ता उतारा और बांस चूहे को टोकते पर पटक दिया। शाओहे की आंखें फैलीं, तख्ते को घूरती रहीं, थूक निगलती रही। काफी महीने बाद गोश्त की बू आई थी। येहान ने जल्दी से पानी गर्म किया, चूहे को डाला, छुरी से बाल उतारे, रख लिए, कपड़े के काम आएंगे। अंदर से आते निकाली, गर्म पानी से धोई। ये फट्टू ऑयल था, बेकार नहीं जाना चाहिए था। छुरी से गोश्त और हड्डियां टूटे टूटे किए। शाओहे ने मिट्टी के बर्तन में पहले से बची पीली चावल के दाने खुरचते हुए डाले, सब साथ चढ़ा दिया। गहरा गोश्त की खुशबू फूट पड़ी। चीनी और गोश्त की घी की मिली बू एक खतरनाक लालच थी। शाओहे बर्तन मुंह पर झुकी थी, थूक अटक नहीं रहा था। माँ कम किलोने लगी। बुजुर्गों की रहमत, गोश्त आ गया। यहाँ कुछ नहीं बोला, हाथ धोने का गंदा उबला पानी लेके बाद के दालन में चला गया। पास के घर में ये दजवांग काला मुंह लिए बैठ के यही सोच रहा था कि येहान को कैसे सजा दूं, और अचानक नाक फाड़ के कुछ सूंघा। बड़ा बेटा ये तेजू उठ खड़ा हुआ, लाली टपक रही थी। गोश्त की बू आ रही है, बड़ी खानदान की बू। ये दाजवांग दरवाजे के बाहर भागा। बू सीधा येहान के घर से आई। हाथ से सीधा बोला, इस गंदे बच्चे ने कहाँ से गोश्त लाया? छोटा बेटा ये शितो ने उंगली से चीना के येहान के घर की तरफ इशारा किया। 3 का झुंड डाले अंदर घुसा। ये दाजवांग चिल्लाता हुआ येहान को बाहर आ। एक लात दरवाजे पर मारी।
पत्थर के रोने से नहीं खुला, पर दरवाजे की लकड़ी चरचरा उठी। ये तियज्जू को बुलाया कि तोड़ दो। कंधे से जोर की टक्कर मारी, धूम से पत्थर 1 फुट थकता गया। दरवाजा आधा उल्टा। ठंडी हवा और गोश्त की खानदान मिला के अंदर घुसी। ये दाजवांग सीधा बर्तन पर नजर गई, आंखें लालच से भर गईं। अंदर कदम रखते हुए ठंडा मुस्कुराया कि अकल थोड़ी बढ़ गई, इतना मोटा गोश्त। अभी बात खत्म भी नहीं हुआ था कि यहान ने बिना कोई लफ्ज कहे झुका और पाँव के पास का गरम धोने का पानी का तश्ता उठाया और ये दाजवांग के मुंह पर एक जोर से फेंक दिया। गरम पानी, बालों के टुकड़े, खून गीली भू सब उसके मुंह और जिस्म पर छिके। ये दाजवांग ने सुअर की तरह की चीख मारी, मुंह धाप के पीछे भागा। ये तियेजू से टकराया, दोनों बर्फ में गिर पड़े। येहान ने बर्तन का टुकड़ा एक तरफ फेंका, दरवाजे की सेंट पर पांव रखा, एक हाथ छुरी थमे, नीचे से घूर के देखा। गोश्त नहीं है, छुरी जरूर है। कौन पहले आएगा? ये दाजवांग बर्फ में लौटने लगा, गरम पानी और बालों की लिपटाबू आंखों में। ये टीजू ने चेहरा पोछा, 18 साल का, गांव में सबसे बड़ा दबंग। ऐसा तौहीन बार नहीं सही। चिल्लाया कि आज वो मार डालेगा। 2 हाथ से लकड़ी संदाज उठाई और येहान के सर पर जोर से ढाया। शियाओ हे अंदर से चीखी, भाग। येहान ने दरवाजे की सींत पर कदम और जैसे ही संदास गिरने वाला था, यहाँ का बायां पांव बर्फ में खिसका। पूरा जिस्म अजीब अंदाज में झुका। संदास कान के पास से गुजार के दरवाजे की लकड़ी में घुस गया। लकड़ी के चिपड़े उड़ गए, घास नीचे आई। ये तीजू का जोर ज्यादा था, वो आगे घूम गया। पीठ और निचला हिस्सा पूरी तरह खुला। यहाँ की आंखों में एक चिंगार आया। उसने छुरी नहीं चलाई, दोनों हाथ से दस्त हिलाए, छुरी का पीठ बाहर। कमार के घुमाव के साथ उसने ये तियेजू के बाएं घुटने के पीछे जोर से दस्त मारा। खटखट की दांत खाने वाली आवाज। काफी मोटी सलवार के बावजूद ये एक कुछ वाली टक्कर सीधा घुटने की बाडी तोड़ दी। ये तियेजू ने अपने बाप से भी बड़ी चीख मारी। बायां तांग गई। वो भारी जिस्म जैसे लकड़ी का डंटा सीधा बर्फ में डूब गया। संदास छोड़ के बायां तांग को कस के पकड़ा। नाक मुंह से बह रहा था, पूरी तरह बिछकता था। पीछे लकड़ी लेके खड़ा ये शिधो का चेहरा उतरने लगा, पूरा कांपने लगा। वो आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता था। इसने कभी ये नहीं देखा कि सबसे बड़ा भाई कितनी जल्दी गिर गया। 3 में एक पर पटक रहा था, एक रो रहा था, एक सहमा हुआ था। आवाज सुन के पड़ोसी आ गए। मशालें जली। करीब 10-12 लोग गर्दन झुका के घिराव गए। गांव का बुजुर्ग लीजेंग दोनों बेटियों के सहारे एक कदम आगे एक पीछे चलते आते लाठी से जमीन पीट के पूछा कि ये दसद्वांग और 3 का गोल आधी रात यहाँ के घर क्या मचा रहे हैं। ये दसद्वांग बर्फ से उठ के मौका देखते हुए बोला, यहाँ पागल हो गया। कंधे पर छुरी लेके हाथ उठाया। ये तियेजू की टांग टूट गई। लीजेंग से इंसाफ मांगो। लोग फौरान उंगली उठा के बातें करने लगे। यहान ने कोई जवाब नहीं दिया। इनसे तलफ्फुज करना सबसे व्यर्थ काम था। यहान ने ठंडी हंसी के साथ छुरी जमीन पर लाई जंग के पांव के पास फेंकी। फिर सबकी हैरान आंखों के सामने यहान ने अपना टूटा फूटा कुर्ता एक झटके से खींच के उतार दिया। काटनी हवा सीधा नंगे जिस्म पर लगी। गोश्त नहीं, बस एक पाली पाली चमड़ी हड्डियों पर चिपकी थी, पसलियां गिनाने के लायक। सीने पर खून के निशान भी थे। एक पूरी तरह से खत्म इंसान, एक पांव काफिर में। बातें थम गईं, सबने सांस खींची। यहां नंगे बदन के साथ बर्फ में खड़ा था। आवाज पत्थरी थी, मौत की चमक लिए, एक एक लफ्ज अलग। इस साल का लगान कल सुबह 1 पैसा भी कम नहीं, सिर्फ अपने हाथ से देना है। लेकिन जो भी मेरे घर में हाथ डालने आए, मेरी बहन को बेचने की कोशिश करे। येहान ने एक जोर का कदम आगे रखा और बोला, सब साथ मरेंगे। इस अंदाज की बेखौफी ने जैसे बर्फ का पानी सर से डाल दिया। ये दाजवांग में उन आंखों को देखा, कोई जज्बा नहीं था उनमें। एक थरथरी उठी, हलक में कुछ अटका। ये बच्चा सच में करने वाला था। लीजंग ने येहान को गहरी नजर से देखा, एक लंबा सांस लिया। गरीब मिट्टी की तरफ मारा इंसान सबसे भयंकर होता है। लाठी से ये दाजवांग को इशारा करके बोला, कल लगान का वादा है तो कल तकना वाला था। ये शितो और एक दूसरे ने ये तीजू को सख्त से उठाया और सहारे लेके चलते हुए बर्फ में घुस गए। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। भीड़ छुट्टी हो गई। यान ने छुरी उठाई, कुर्ता पहना और अंदर आके शाओहे को बोला, पत्थर वापस दरवाजे के पीछे लगा दो।
अंदर अंगीठी की रोशनी में बर्तन में लपेट लपेट के गोश्त वाली खिचड़ी पक रही थी। पीली तेल की मोटी परत थी। गोश्त की महक पूरी कैफियत बदल दी। यान की तांगे गईं, अंगीठी के पास थप से बैठा। 3 टूटे कटोरों में खिचड़ी भरी, सबसे भरी वाली माँ के पास लेके गई। शाओहे गोश्त के टुकड़े पे नजर गड़ाए निगलता रहा, पर कटोरा यान की तरफ बांटने लगा कि वो खुद नहीं भूखा। ये हान ने सीधा कटोरा उसके हाथ में थमा दिया। बोला, पहले खाओ, तब कल के लिए दम मिलेगा। ना चमचा, ना नमक, ना मसाला। पुराना चावल थोड़ा बखूदर था, बांस चूहे का गोश्त भी सीधा काटा था। पर एक बार भी गरम खिचड़ी उठने के बाद कुछ महीनों से थके पेट में गई, ये हान की आंखें भर आईं। गोश्त चेद के मुंह में घुला, टूटे टूटे टुकड़े निकले। एक गहरा गरम एहसास एकदम से पूरे जिस्म में फैल गया। 3 लोग अंगीठी के इर्दे बैठे, सिर्फ चाप चाप निगलने की आवाज। रात गहरी हो गई। माँ और शाओ ही पेट भर के सोते कपड़ों में लिपट गए। ये हान अंगीठी से तक के छुरी थामे आधे जागे थे कि दिमाग में एक धीमी गूंज आई। आखिरी संकेत। चंगलांग पर्वत की दक्षिणी ढाल पर 3 पहाड़ी मुर्गियां सूखी घास के नीचे इकट्ठी सो रही हैं। फांदा लिया, मिल सकती हैं। रात अभी पूरी थी। अंधेरे में एक हाथ भी नहीं दिखता था। बाहर हवा धीमी थी, पर सांस भी भाप बन के निकल रहा था। यहां अंगीठी से उठ खड़ा हुआ। रात की गोश्त वाली खिचड़ी से इस टूटे जिस्म को थोड़ी ताकत आई थी। टांगे अब नहीं कांपी थीं, दिमाग काम कर रहा था। कछुए की हड्डी का संकेत साफ था। दक्षिणी ढाल, 3 मुर्गियां, फांदा जरूरी। पहाड़ी मुर्गियां बहुत चालाक होती हैं, जरा सी भी आहट पर फरफर कर उड़ जाती हैं। पैर से दौड़ के या छुरी से भूल भी जाओ। यहां छत की कड़ी से रस्सी का एक सिर पकड़ा, टूटे तख्ते पर पांव रख के छुरी से काट के खींचा। रस्सी मोटी और सूखी थी, फांदे के काम की नहीं। यहां जमीन पर बैठ के ठंडी उंगलियों से एक एक रेश खोलीचा। 3 पतली रस्सियां निकली, कम मजबूती थी। मुंह में लिया, थूक से गीला किया, फिर जांग पर रख के बार बार घिसने लगा। मोटी रस्सी ने टांगों की चाल उधेड़ दी। जलन से आंखें पानी भर आईं, पर उसने भंवर तक नहीं लिया। हाथ रखते रखते 5 पतली, मजबूत और गांठें फ्री फांदे तैयार हो गईं। इन्हें सीने से चिपका के रखा। फिर मिट्टी के बरने के पेंदे से आखिरी थोड़ी सी सड़ी घास और चावल के दाने खुरच के टूटे कपड़े के टुकड़े में बांध लिए। दरवाजे से पत्थर हटा के दरवाजा खोला। अंधेरे में शियाओहे ने आधी नींद में आवाज दी। यहाँ ने धीरे से कहा, जंगल में जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लो, चाहे जो भी पुकारे मत खोलना। बाहर निकला तो जैसे बर्फ का कमरा था। चांगलांग पर्वत गांव की गहराई में था। पुराने शिकारी भी अकेले अंदर नहीं जाते थे। बर्फ ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। यहाँ एक एक कदम गहरा रखते हुए अंदर घुसता गया। बर्फ घुटने से काफी ऊपर थी, कुछ जगह कमर तक। हर बार पांव उठाना एक मुश्किल लड़ाई था। पहाड़ी के नीचे पहुंचने से पहले ही टूटा कुर्ता पसीने में भीग गया। फिर ठंड ने वो पसीना अंदर ही बर्फ बना दिया। चमड़ी पर चाकू जैसा लगता था। रुका नहीं, रुकना मौत था। 1 घंटे बाद सुबह धीरे धीरे फूट रही थी। यहां हाँपते हुए, हाथ पांव चलाते हुए एक ढाल पर चढ़ गया। सामने था धूप की तरफ का ढाल। यहां बर्फ थोड़ी कम थी, सूखी झाड़ियां और घास फैली थी। उसने कदम धीमे कर लिए, सांस रोक ली, कमर झुका के एक माहिर शिकारी की तरह सब्र से बर्फ का हरा हरा हिस्सा देखता रहा। जल्द ही उसने एक जगह साफ पंजे के निशान देखे। 3 उंगलियां आगे, एक पीछे, मुर्गी के निशान। निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। एक जगह सफेद काली बर्ड की पखान मिली, अभी भी ताजी, कुछ हिस्सा भी नहीं गया था, सीधा बताता था। शिकार ज्यादा दूर नहीं गया। पखान की सीहत में सामने एक बड़े मोटी सूखी घास के ढेर दिखी। नीचे बर्फ ने कुदरती हवा रोक बना दी थी। वहीं तीनों मुर्गियों का ठिकाना था। यहाँ ने और कदम नहीं बढ़ाया। पहाड़ी मुर्गी की सुनने की ताकत कमाल थी। एक टूटी डाली भी उन्हें उड़ा देती। वो पास के एक लचकीले छोटे पेड़ के पास बैठा और फांदे बिछाने लगा। छुरी से एक उल्टा कांटा वाला लकड़ी खोटा तैयार किया, जमीन में गाड़ा। छोटे पेड़ की ताछारा खींची, रस्सी का एक सर पेड़ की लकड़ी से मजबूत बांधा, दूसरा सर ट्रिगर स्टिक और फांदा से जोड़ा। स्टिक खोटे के कांटे में अटक गई। यहां ने एक के बाद एक 3 फांदे बिछाए, बर्फ की सीट पे सीधा। फिर मुट्ठी भर सूखी बर्फ उठा के धीरे से छिड़क दी, जब तक रस्सी बिल्कुल बर्फ में खुल ना गई। फिर सड़ी घास के बीच निकाले और मुर्गियों के रास्ते पर सीधा फांदों के बीचों बीच तक छिड़कता गया। काम खत्म किया, धीरे पीछे हटा, डाली से अपने पंजे के निशान मिटा दिए।
हाथ पांव के बल चढ़ के कुछ कदम दूर एक पुराने सूखे पेड़ पर चढ़ा, मोटी शाख पर बैठ के छांव में छुप हो गया। ठंड में पेड़ पे लेटा था, हाथ पांव सुन हो गए, पलों पर सफेद पाला जम गया, अंदर कपड़े में बर्फ पसीना पीठ पे चिपका। 1 घंटा गुजरा, घास का ढेर नहीं हिला। उसने जुबान दांत से दाबी। तब ही जब लगता था पूरा जिस्म जम जाएगा, पीछे की सूखी घास एक बार बिल्कुल हल्के से हिली। यहाँ की आंखें फूल गईं। एक लाल टोपी वाला 1 फुट से बड़ी पूंछ का बड़ा मुर्गा बीच सी से बाहर आया, सर घुमा के इधर उधर देखा, खतरे का अंदाजा लगाया, फिर चल पड़ा। पीछे 2 मोटी भूरी मुर्गियां थीं, तीनों के तीनों भूख से बुरी तरह थके हुए थे। मुखिया मुर्गा बर्फ पर घास के बीच देख के एक्साइटेड होके चीखने लगा, सर झुका के मारने लगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फांदे की तरफ। धाक से ट्रिगर बजा, लचकीला फंदा तुरंत कस गया और मुर्गे के पांव की नाली पर जकड़ ली। मुर्गा डर के चीखने लगा, मोटला जिस्म हवा में ऊपर खिंच गया, उल्टा लटकता हुआ पागलों की तरह पंखे फरफरा रहा था। नाली मारने लगी, पंखी उड़ के बिखरने लगे। पीछे की 2 मुर्गियां सहम गईं, पलट के झाड़ियों की तरफ भागीं। एक ने घबराहट में दूसरे फांदे में पांव डाल दिया, फिर एक दाग से दूसरी लाचकी, रस्सी कस गई। दूसरी मुर्गी भी सर नीचे उल्टी लटकती रही, हाथ पांव मारने लगी। तीसरी मुर्गी काफी चालाक थी, टांगों से बर्फ पे धक्का मार के पंखे फैलाईं। पुरने पेड़ पर छिपे यहाँ की आंखें एक पल में बिल्कुल लाल हो गईं। 2 घंटे की वेट इसी एक पल के लिए थी। वो पेड़ पर से सीधा कूदा नहीं, सीधा एक बड़ी सी शाख से छलांग लगा दी। बर्फ में धुस के गिरा, अंदर सब हिला। वो रुका नहीं, गिरने की रफ्तार से फायदा उठाते हुए हाथ पांव से आगे लपका। आधा फुट ऊपर उठ चुकी मुर्गी के ऊपर सीधा गिरा, उसे जमीन पर दबा लिया। मुर्गी सीने के नीचे पागलों की तरह हाथ पांव मार रही थी। नाली से हाथ में घाव कर दी। यहाँ ने दर्द को गायब समझा। एक हाथ से मुर्गी की गर्दन पकड़ के जोर से मोड़ा, गर्दन टूट गई, पंखें ढीली पड़ गईं। वो खून लिपटा उठ के दूसरी 2 उल्टी लटकी मुर्गियों के पास गया। दोनों हाथ एक साथ निकाले, एक एक का पंजा पकड़ा, एक एक जोर से मोड़ा। 2 आवाजें, दोनों खत्म। यहाँ ने एक खून सनी सांस छोड़ी, बर्फ में ढांचा बैठा। तीनों मुर्गियां 10 किलो से ज्यादा। इस सख्त साल में ये सच में एक बड़ी निजात थी। गांव वाले आंखों में लालच लिए थे, कल रात की बात दोबारा हो सकती थी। यहाँ ने एक छुपे पत्थर की दरार में मुर्गियां ठूस दी, ऊपर बर्फ ढक दी, शिकार की कोई निशानी नहीं छोड़ी। छुरी लेके खाली हाथ था, कदम धीमे रखता हुआ वापस गांव पहुंचा। दिन में यहाँ घिसेते मकान में ही रहा, कदम बाहर नहीं रखा। रात को हवा बर्फ फिर तेज हो गई, पूरा किंगशी गांव माटो की तरह खामोश। यहाँ ने टूटे तख्ते के नीचे से एक पुराना टूटा बांस वाला बास्केट निकाली, फिर दीवार के कोने से छुरी से 2 काई भरे तांबे के सिक्के निकाले। घर की बाकी सब पूंजी यही थी। शाहे की तरफ देखा, बोला दरवाजा अंदर से बंद करो, जब तक वो ना बोले किसी के लिए मत खोलना। शाहे ने सर हिला दिया। जिहान ने दरवाजा खोल के रातों की बर्फ में कदम ढाला। पहले अंधेरों में पहाड़ी पर चढ़ के बर्फ में जमी 3 मुर्गियां बास्केट में डालीं। ऊपर काफी घास और बर्फ ढकी। फिर पलट के 20 कोस दूर लिंजियांग शहर की तरफ चला। रोशनी नहीं थी, यहान ने सिर्फ हवा की आवाज और लकड़ी की छड़ी से राह तलाशी। बर्फ इतनी गहरी थी कि एक एक कदम बड़ा बोल था। 1 कोस भी नहीं गए थे कि टांगे सीसे भर गईं। टूटे कपड़े बर्फ वाले पसीने से पूरी थीं, उंगलियां सुन्न हो गईं। सांस टूटी फट सी निकलने लगी। रुका नहीं। बैठना मतलब वापस ना उठना। दूर जंगल से भेड़ियों की आवाज आती, सिर की चाल खड़ा हो जाता। बायां हाथ छड़ी से दायां छुरी से जकड़ रहा था। पलकों पर पला, नजर धुंधली, सिर्फ एक हाथ से आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे 3 घंटे आसपास की दराज में एक दूसरी रोशनी फूट रही थी। यहाँ की ताकत खत्म हो चुकी थी। होंठ काट लिए, खून निगल लिया, अपने आप को होश में रखा। आखिर में एक टूटा फूटा मिट्टी ईंट का शहर दिखा। लिनजियांग शहर का दरवाजा सामने था। एक सूखे पेड़ से टिका, हाँपा, एक मुट्ठी साफ बर्फ मुंह में डाली, खुर के मुंह घिसा के रंग वापस लाया, बास्केट ठीक की और शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुबह हो रही थी। दरवाजे के बाहर भूखे भागे हुए लोगों की भीड़ थी, फटे कपड़े, बर्फ में कांपते हुए। भारी दरवाजा खुला, 4 हथियारी पयादे निकले। अगला पयादा हाथ में चमड़े का कोटा लिए था, हवा में मारा, सब डर के पीछे हट गए। चिल्लाया, आज शहर का दरवाजा किराया बढ़ गया, हर शख्स से 2 पैसा, नहीं देने वाला नहीं आने देंगे। भीड़ ने फरियाद की कि कल 1 पैसा था, आज क्यों बढ़ा। यहाँ सबसे पीछे चुप खड़ा रहा। टूटे कुर्ते का कॉलर,
चेहरा ढकने के लिए ऊपर किया। बास्केट में घास ने मुर्गियां अच्छी तरह छुपा रखी थीं। फिर अंदर का दाया हाथ सीने में घुसाया। दोनों तांबे के सिक्के मजबूती से मुठ में थाम के नजर नीचे की। कुछ पैसा दे चुके लोगों के झुंड में घुसकर पयाड़े के सामने आया। हाथ खुला, 2 काई भरे तांबे के सिक्के टूटे कटोरे में खट से गिरे। पीछे मुड़े बिना बड़े कदम से लिंजियांग के दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर आके ठंड कुछ कम हुई। बड़ी गली में कुछ शानदार दुकान थी। लाल फनूस लटक रहे थे, पर येहान ने देखा तक नहीं। येहान ने अपने दिमाग में बची पुरानी यादें काम में लाईं। अंधेरी तंग गलियों में घूमता रहा। पत्थर की सड़क टूटे कीचड़ में बदल गई। आसपास टूटे धब्बा और आंखों में आग लिए मर्द थे। ये था लिंजियांग का काला बाजार। सरकार यहां ध्यान नहीं देती, या कहते हैं रिश्वत लेके नहीं देती। भगाए हुए लोग, जंगल के चोर, बेईमान व्यापारी सब यहां चीजें बेचते और खरीदते थे। येहान का हाथ छुरी के मुट्ठी पर था। गली के अंदर एक भिंडी दुकानदार के सामने रुका। कोई तख्ती नहीं थी। तख्ते पर काला लाल सड़ा खून था। एक मोटा नंगे बदन चमड़े के अपरण वाला कसाई हड्डियां मार रहा था। उसने आंखें उठा के देखा भी नहीं। कसाई का हाथ रुका। जब उसने वो 2 रंगीन खूब मोटी मुर्गियां देखीं तो आंखें चमक गईं। सीधा हाथ बढ़ा के एक पकड़ ली, सीना दबाया, टूटी गर्दन सूंघी, बोला, अभी ताज़ा है, अभी जमी नहीं, बिल्कुल फ्रेश। पूछा, तीनों है, 2 ही क्यों बेच रहे हो? यहाँ ने तीसरी मुर्गी नीचे दबाई, घास से ढकती। बोला, वो माँ के लिए है, इन दोनों का बोलो। कसाई ने दोनों तराजू में डाले, बोला, 6.5 किलो। बर्फ के मौसम में गोश्त महंगा है, 200 देता हूँ। यहाँ ने बेतबेरी से 2 लफ्ज़ कहे, 300। कसाई की आंखें फुली। गालियां दी। बोला, बाहर भूखे लोग अपनी जान 200 में देते हैं, 200 दे और निकल। यहां डरा नहीं। दोनों मुर्गियों की पंखें पकड़ के बास्केट में डालने लगा। बोला, अमीर घर वालों को इस वक्त ताज़ा गोश्त चाहिए, मैं दूसरी दुकान जाता हूँ, 300 से 1 पैसा भी कम नहीं। कसाई ने यहाँ की मुर्गियां आंखों को देखा, दांत पीस के तख्ते के नीचे से 3 लड़ियां निकाली, ठक से रखी। गालियां देते हुए बोला, ले जा। यहाँ ने पैसा सीने में डाला। बोझ महसूस हुआ। ये जान लगा के कमाया था। तेज कदम शहर के पश्चिम की तरफ बढ़ा। एक सूखा बूढ़ा चावल के थैले को रोक के चिल्ला रहा था, कल 4 पैसा किलो था, आज 5 क्यों हुआ? दुकानदार ने झट्टारा, बोला, बर्फ से आया नहीं, महंगा है, लेना है तो ले। यहाँ सीधा काउंटर के सामने आया, पास हते 150 पैसा रखे, 3 किलो से सस्ता पुराना चावल चाहिए। दुकानदार ने जल्दी से 30 किलो पीला बासी कचल वाला चावल टूटे बुरे थैले में डाला। थैला उठाई, यहाँ एक और गली में घुसा। वहां काला नमक बेचने वाला था। असल नमक तो अमीर लोगों के लिए था। यहाँ बुदब सिर्फ मोटी मिट्टी भरी खारी नमक खाते थे। दुकानदार ने एक पीला बड़ी कली वाला नमक का टुकड़ा फेंका। दिल रोता था। 300 पैसा, एक पल में। सिर्फ इतना, 30 किलो बासी चावल और एक नमक का टुकड़ा। 1 महीने का दम और इतना कि पूरा जिस्म काम करता रहे। चावल और नमक बास्केट में अंदर दबाया, दरवाजे की तरफ मुड़ा। रास्ते में एक नबके पर तेज ताल के साथ लोहार की ठोक ठाक आई। गरम हवा लगी। एक लोहार की दुकान थी। भट्टी तेज थी। एक नंगे बदन लोहार बड़ा हथौड़ा मार के लाल लोहे पर मार रहा था। यहां रुक के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने सोचा, चांगलांग पर्वत उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। कुछ लकड़ी की लाटें और एक जंग खाया छुरी बड़े जानवर या राशन लूटे भगाए लोगों के खिलाफ कुछ नहीं। उसे ज्यादा मार करने वाला हथियार चाहिए। यह ने लोहार की दुकान में कदम रखा। लोहार ने बिना देखे पूछा, बनाना है या तैयार लेना? यह ने बाकी बची 100 पैसा निकाली, काउंटर पर थक रखी। बोला, 10 सबसे सस्ता खुला लोहे के तीर नोक चाहिए, 20 कोस बर्फ में सींचे हुए। जब यह ने फिर से किंगशी गांव की टूटी फूसल छत देखी तो सुबह हो चुकी थी। टांगे बिल्कुल खत्म हो गई थीं। यहान आधे दरवाजे से टकराया। दरवाजा खटकाने की ताकत भी नहीं थी। एक दराज खुला। शाओहे ने उलझे बालों से बाहर झांका। खून से भरा और जमदा येहान देख के जोर से दरवाज़ा खींचा। येहान लड़खड़ाते कदम रख के अंदर आया। दरवाज़ा बंद किया। बास्केट समेत बैठ गया। एक दम लिया। बास्केट खोल के याद किया। टूटा थैला पकड़ा। एक जोर से उल्टा। 30 किलो कच्छल वाला बासी चावल सूखे बुरे बर्तन में ढेरी बन गया। कुछ महीने से खाली मिट्टी के बर्तन में पूरा ढका। फिर सीने से पीला नमक का टुकड़ा निकाला, चूल्हे पर पटक दिया। शाओहे और माँ दोनों आंख फाड़ के देख रहे थे। यहाँ ने कहा, बदल के लाया। छुरी से नमक से आधी चम्मच खुरच के उबलते पानी के बर्तन में डाली। बोला, शाओहे, खिचड़ी पकाओ, चावल में नमक डालो।
थोड़ी देर बाद गांव में कुत्ते भौंके। ली जंग के बेटे ने बाहर से आवाज दी, लगान दो। साथ सरकार के आदमी का झुंझलाया स्वर। यहां दरवाजा खोल के बाहर आया, सीधा सीने से बाकी 200 पैसा निकाले, बिना एक लफ्ज के आदमी की थैली में डाल दिए। बोला, इंसान का लगान 200, गिनो। आदमी ने थैली हिलाई, यहां की काली पर जहनदार आंखें देखीं। एक ठंड सी नाक से हवाई दी। बोला, चालाक है। पलट के अगले घर की तरफ बढ़ा। अंदर आके खिचड़ी पक रही थी। नमक की गहरा खुशबू नाक में घुस गई। यह ने माँ और श्याओही को एक एक बड़ी कटोरी दी। श्याओही ने जल्द से एक बड़ा घूंट लिया। उबला हुआ नमक चावल का पानी अंदर गया और आंखें भर आईं। रोते हुए बोला, नमक है, नमक का स्वाद है। एक कटोरी नमक चावल पी के यहन को लगा, इस टूटे जिस्म में पहली बार कुछ सच में दम आ रहा है। पेट भरा, रुका नहीं, हाथ में 10 ठंडे लोहे के तीर नोक थामे। कल मुर्गी सिर्फ किस्मत से मिली थी। जंगल में सच में कीमती चीज बड़े जानवर थे। उनके लिए टूटी छुरी से काम नहीं चलता, उसे एक हथियार चाहिए। अगले 3 दिन येहान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पहले दिन छुरी लेके पिछवाड़े की पहाड़ी पर गया। एक कड़िया मोटा सीधा पेड़ ढूंढा। ये लकड़ी लोहे जैसी सख्त पर लचक भी अच्छी। सबसे अच्छा अवाम का बो मटीरियल। छुरी की धार घिसी थी। पत्थर छुरी की पीठ पर हथौड़े की तरह मारा। 2 घंटे हाथ के अंदर पूरा छाला था, फिर भी सीधा पेड़ कटा। दूसरे दिन लकड़ी को आग पर शक्ल दी। ताज़ा लकड़ी सीधा काम नहीं आती। येहान ने कोयलों की आग पर धीरे धीरे सीका। दोनों सर हाथ से दबाए, गरम में अंदर धीरे झुका। पसीना आग पर टपके थरथर करता था। तीसरे दिन कमाने बनाया। पुराने बाप की टूटी संदूक के पैंदे से आधा सूखा बैल का पसीना निकाला। गर्म पानी में फुलाया, दांत से हाथ से चीरा, सबसे मजबूत धागे खींचे और पहले से रची मोटी रस्सी के साथ मार मार के बटा लिया। काफी मजबूत कमाने की तांत बन गई। फिर 10 सूखी देवदार की डालियां काटी, छाल उतारी, आगे की तरफ थोड़ा चीरा, लोहे का तीर नोक घुसाया, रस्सी और पिघले देवदार के गोंद से मजबूती से बांधा। शाम को यहू ने बायां हाथ में कमाने की लकड़ी पकड़ी, दायां हाथ से तांत पकड़ के नीचे जोर से खींची। तांत कमाने की गांठ में फंस गई। लकड़ी एक खचैन की आवाज के साथ पूरी तरह मुड़ा। पूरा कमाना एक जिंदगी से भरा चांद बन गया। रात की ठंड में उसने गहरी सांस ली। दाहिनी हाथ से बोस्ट्रिंग पकड़ी और पीछे की तरफ जोर से खींची। काफी सख्त थी। अभी की ताकत में वो सिर्फ 6 हिस्से तक खींच पाया, पर इस ताकत से 50 कदम के अंदर किसी भी जानवर की खाल और मांस चीर देना मुमकिन था। जैसे ही बोस्ट्रिंग खींची, दिमाग में एक जोर का झटका लगा। 3 दिन से खामोश पड़ी श्वान गुइजिया की छाया दोबारा उभर आई। शिकार की निशानियां चमकदार सोने जैसी रोशनी में तेजी से जुड़कर बड़े अक्षरों में बनी, दाजी। इशारा था उत्तर की तरफ के चीड़ के जंगल में एक सींग वाला नर हिरन बर्फी की खाई में फंसे हुआ टक्कर खा रहा था। दाजी, एक सींग वाला नर हिरन, बड़ा, पक्का। इसका मतलब था कुछ 10 किलो का गोश्त। दाजी का निशान मतलब था ये हिरन अब कहीं नहीं जा सकता। येहान की आंखें पल भर में चमक उठीं। बिना किसी झिझक के येहान ने लोहे की तीली वाली तलवार बैग में डाली, शिकार के जूते पीठ पर लटकाए, टूटा हुआ लकड़ी का कटरनी खींचा और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बर्फ रुक गई थी। फीकी चांदनी पीछे बची बर्फ पर पड़ रही थी। येहान ने दिशा पकड़ी और बर्फ पर तेज कदम रखता हुआ उत्तर की चीड़ जंगल की तरफ चला। आंखें सही थीं, हाथ पैर मजबूत थे। आधे घंटे से ज्यादा वक्त बाद वो उत्तर के जंगल के किनारे पहुंचा। जमीन नीचे धांसती थी। एक लंबी टांग बर्फ की खाई बन गई थी। नीचे से भागती खुरों की आवाज और भारी घबराई सांसें आ रही थीं। येहान का दिल उछला। सच ने नीचे है। उसने कदम हल्के किए, कमर झुकाई, मोटे चीड़ के दरख्त की आट लेते हुए धीरे धीरे खाई के किनारे की तरफ सरकते गया। हाथ से एक लोहे की तीली वाली तलवार निकाली और बो स्ट्रिंग पर रख ली। खाई के ऊपर आके नीचे देखा, बर्फ बुरी तरह खोद दी गई थी। पर अगले पल येहान का हाथ जिसने बो थामा था अचानक सख्त गया। आंखें खाई के किनारे पर जा टेकीं, पुतोलियां सिमटकर सुई जैसी हो गईं। जमीन पर हिरन के फिसलने के निशान साफ दिखे, पर उसके साथ ही एक लंबी कतार में बड़े, गहरे, साफ पांव के निशान भी थे, किसी बड़े मर्द के हाथ जैसे। नाखून नहीं थे और वो निशान। येहान खाई के किनारे आधा बैठा उन बड़े निशान वाली कतारों को नीचे तक नजर गया। एक गहरी, गर्म, खून जैसी बूंद सीधा नाक में घुसी। खाई के नीचे एक कुदरती गहरी गड्ढा थी जो खड़ी मिट्टी और तेज बर्फ से घिरी थी। एक बहुत बड़ा नर हिरन
सीधा पीठे लेकर 2 बर्फ की दरारों के बीच फंसे हुआ था। सर का एक सींग जड़ से टूट चुका था। पेट जोर जोर से हिलता था, चारों पैर मार मार कर भी पलट नहीं पा रहा था। हिरन की गर्दन के पास एक भयंकर आकार का जानवर दबा बैठा था, जिसका कद किसी इंसान से आधा था। उसकी पूरी देह पर भारी गहरा भूरा बाल था, जिसमें काले धब्बे भरे थे। दोनों कानों के बीच कांधों पर काले खड़े बाल थे। ये था एक बड़ा शेरली, जिसे लोग शन ब्याव भी कहते हैं। गहरे जंगल का वो खूंखार शिकारी, जिससे भरी भेड़न भी आसानी से टकराना नहीं चाहती। इस वक्त शेरली की कांटे भरी जुबान और तेज दांत हिरन की गर्दन का मांस बेरहमी से नोच रहे थे। गर्म खून के साथ एक बड़ा टुकड़ा मांस खींच लिया। उसने सर उठाकर बिना चबाए वो सीधा निगल लिया। ये हन जमीन पर लेटा, पूरी देह के मसल्स एकदम टन गए। वो जानता था ये जानवर कितना खतरनाक है। भले ही इस बदन को काफी दिन से भारी खाना मिला हो, कोई भी मजबूत इंसान भी सीधा मैदान में इस बड़े शेरली से 3 बार टकराते ही अपनी आंतें बाहर निकालता पता। सीधा लड़ना ठीक नहीं। ये हान ने गहरी सांस ली, दिल की जोर जोर की धड़कन दबा ली और बिना आवाज किए दोनों हाथ बर्फ में गाड़कर सीधे पीछे की तरफ एक बड़े 6 टांग वाली चीज ऐसी खिसक गया। काफी कदम पीछे, खाई के किनारे से दूर। ये हान ने झट से नजर घुमाई, आसपास के चीड़ के जंगल में देखा। थोड़ी देर बाद 1-2 आदमियों की थमाई मोटी पुरानी चीड़ का दरख्त नजर आया। छाल बहुत खुरदरा था। जमीन से 1 गज की ऊंचाई पर एक वाय आकार की ताकतवर डाली भी थी। बिना किसी झिझक के ये हान ने जूते पीठ पर लटकाए, पीठ के थैले में से एक तीली बंधी लकड़ी की तलवार निकाली। वो सीधा दांतों में दबा ली। कड़वा छेड़ों की गंध आई। हाथ पैर दोनों साथ ये एक फुर्ती वाले बंदरों की तरह दरख्त पर चढ़ गया। खुरदरा छाल ने हाथ की छालों को मार मार कर तोड़ दिया। जलन बहुत थी, पर उसने आंख भी नहीं झमकाई। एक ही सांस में उस वाये वाली डाली तक पहुंच गया। वो डाली के बीच में टांग फंसाकर बैठा, दोनों पैर ट्रंक पर कसकर जमोड़ लिए। इस ऊंचाई तक शैली की उछल भी नहीं पहुंची सकती थी। सांस संभाली, मुंह से तलवार उठाई। ये हन ऊपर से नीचे, चीद की पट्टियों के बीच से नीचे खाई में मांस चबा रहे शेली को घूर कर देखा। इस जानवर की चौकसी बहुत तेज थी। काफी दूर तक भी उसके खड़े तीखे कान से बराबर घूमते रहते थे। अगर एक तीर निशाने से चूका या वो भाग गया तो बर्फ से बुंदे इस जंगल में दोबारा कोई मोटा हिरन ढूंढना आसमान से तारे तोड़ने जैसी बात थी। ये हान ने धीरे एक लंबी सांस बाहर निकाली। दाहिने हाथ की 3 उंगलियां बो स्ट्रिंग पर कसकर जकड़ ली। बाजू धीरे धीरे उठा। सख्त कमाना एक दबे आवाज के साथ खिंचती गई। ये हन ने शैली का सर या दिल नहीं निशाना बनाया। बाल बहुत मोटे थे, हड्डियां बहुत सख्त थीं। इस घर की बनी कमाने की ताकत सीमित थी और सस्ता लोहे का टीला एक बार सर या पीठ की हड्डी से लगा तो सिर्फ घिसर के या उछल कर निकल सकता था। उसकी नजर नीचे गई। शेली की वो मोटी ताकतवर पिछली टांग सीधी दिखी, हिरन के पेट पर जोर से दबी थी। बस उसी टांग को बेकार करो, उसकी ताकत और तेजी आधी रह जाएगी और वो दांतों वाला शेर बना रहेगा। कमानी पूरी तरह खींची गई। ये हान की दाहिने हाथ की मोटी पर बोस्ट्रिंग से खून आ गया, पर उसने पल भर के लिए भी आंख नहीं धांकी। जैसे ही शेली दोबारा झुका हिरन की टांग का मांस काटने को, ये हान की दाहिनी हाथ की 3 उंगलियां झटा से खुली। बोस्ट्रिंग से एक बहुत तेज झनझनाहटी आवाज निकली। वो लोहे की तीली बंधी लकड़ी की तलवार पल में काली बिजली बन गई, काफी दूरी का हवा चीरते हुए सीधा खाई में जाती आवाज के साथ। बेख्याली में शेली की सीधी तरफ लोहे की तीली सीधा उसकी दाहिनी पिछली टांग के पीछे की खाल चीर गई। दूसरी तरफ से खून भरा टीला बाहर नजर आ रहा था। शैली ने एक चीखती आवाज निकाली, बिल्कुल रात के अंधेरों में बच्चे के रोने जैसी। उसका भारी बदन तीर की ताकत से एक तरफ उछल गया और हिरन के पास बर्फ पर जोर से गिरा। लाल खून ने आसपास की सफेद बर्फ को रंग दिया। ये मारी हुई तकलीफ ने इस जंगल के राजा को डरने की जगह अंदर की आग को और भड़का दिया। शेरली बर्फ में पागल होकर पलटने लगा। एक झटके में बाहर निकले लकड़ी के तीर के दांडे को काट दिया। फिर उसने वो बड़ा सर घुमाया। दर्द और गुस्से में लाल पीली आंखें जैसे 2 जहर भरी चुरियां सीधा उन आंखों तक पहुंची जो डाली पर छिपा बैठा था। ये हन ना भागा ना पीछे हटा। ये बड़ा खतरनाक जानवर एक गहरी गर्जना के साथ पूरा बाल खड़ा कर लिया, बिल्कुल एक गुस्से में कांटे वाले जानवर की तरह। घायल पिछली टांग को हवा में उठा, सिर्फ बाईं पिछली और 2 आगे की टांगों पर जोर से बर्फ पर थप्पड़ मारा।
बर्फ टूटकर बिखर गई। उसी ताकत से शेली कुछ कदम में खाई से बाहर आ गया। बर्फ पर काफी उछलते हुआ वो भारी बदन तकलीफ के बावजूद धीमा नहीं हुआ, सीधा येहान वाले पुराने चीड़ की तरफ चला। दरख्त से करीब 1 गज की दूरी पर शेली एकदम उछला। आगे के 2 हाथों की आधी उंगली भर लंबी नखुनियों जैसे लोहे के कांटे बाहर निकले और जोर से पुराने चीड़ की खुर्दी छाल में गड़ गए। लकड़ी के टुकड़े उड़े। वो जानवर पिछली टांग की घाव की परवाह किए बिना पूरी तरह सीधे तने से चिपकता, पीठ मोड़ता और पागलों की तरह ये हांग की तरफ ऊपर चढ़ता आ रहा था। खून भरी सांस का झोंका मुंह पर लगा। शेली का खून से भरा हुआ बड़ा मुंह ये हांग की आंखों के सामने तेजी से आता गया। कांटेदार जुबान और कांटे दांत 2 बलिष्ठ से भी कम दूर। इतना तेज पिछली टांग में आर पार घाव के बावजूद कमानी से तीर चलाना वक्त जाया करना था। येहान ने झट से बाया हाथ छोड़ा। डाली पर कमानी गिर गई, पर परवाह नहीं की। उसी वक्त दाहिने हाथ ने पीछे कमर पर घिसी खाई कतरनी को बिजली की तेजी से पकड़ लिया। चींटे की तरह खींचकर नीचे से ऊपर शेली के सर पर जोर से वार किया। शेली ने हवा में ही गर्दन घुमा ली। कतरनी सर पर नहीं लगी। बाएं कांधे पर 2 इंच की गहरी मार पड़ी, पर यह उसकी रफ्तार नहीं रोक सका। तेज चीख। शेली के दोनों बड़े आगे के पंजे येहान के बाएं कांधे और बाजू पर जोर से पड़े। लोहे के कांटे ने पल में पुराना रुई का जैकेट फाड़ दिया। एक ही बार में खाल को चीरकर मांस के अंदर घुसकर जोर से नीचे खींच लिया। येहान ने एक दबी आवाज निकाली। बायां बाजू पल में 3 गहरी खून वाली लकीरों में कट गया। सीधी हड्डी दिखे इतनी गहरी। उबलते खून ने कोहनी से नीचे टपकना शुरू कर दिया। दर्द बिजली की तरह पूरे बदन में दौड़ गई। जोर से धक्के ने येहान को पीछे की तरफ उठा दिया। पीठ सीधा दरख्त के तने से लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाया, पर वो येहान की आंखें खून से लाल हो गई। शेली से भी ज्यादा जंगली नजर आता था। बाएं बाजू से खून बहे जा रहा था, पर उसने परवाह नहीं की। बाएं हाथ ने झट से शेली की गर्दन के पीछे का सबसे घना बाल कसकर पकड़ लिया। शेली ने गुस्से में चीखते हुए येहान की गर्दन पर दांत काट दिए। येहान ने सर छट से दाहिनी तरफ घुमा लिया। दांत काने के पास खिसर गए। ऊपर नीचे के दांत आपस में टक बजी और कांधे की रुई का टुकड़ा ही चबा गए। येहान का दाहिना हाथ ऊपर उठा। पिठा खोलते हुए 5 उंगलियां कसकर खत में बंधे पट्टी वाली कटरनी का डंडा जकड़ लिया और पूरी जान। येहान ने एक चिकारा मारा। दाहिने हाथ ने कतरनी पूरी ताकत से शेली की बेजवाब मोटी गर्दन के पीछे जोर से पटाकी। तकलीफ दे हड्डी टूटी की आवाज अंदर ही अंदर गुंज गई। घिसी कतरनी ने शेली की गर्दन के पीछे की खाल काटी। मांस छेदा और गर्दन कांधी पर जा टिकी। उस जोरदार वार ने एक ही बार में इस जंगल के इस बादशाह की गर्दन की हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए। शेली का भारी बदन एक झटके में आया। आंखों की सारी गहरा रोशनी पल में बुझ गई। बड़ा मुंह बेजान हो गया। दरख्त और येहान पर गड़े हुए हाथ के कांटे जैसे स्प्रिंग टूट गई हो एकदम ढीले पड़ गए। येहान ने बाया हाथ खोला। येहान दरख्त के तने से कसकर चिपका। बड़े बड़े सांस ले रहा था। हर सांस में फेफड़े ऐसे खिंचते जैसे धौंकनी चल रही हो। ठंडा पसीना और खून आंखों में घुस रहा था। उसने बाएं बाजू की तरफ नीचे देखा। पूरा जैकेट लाल हो चुका था। 3 गहरी उल्टी मास्क दिखाती लकीरें बहुत भयंकर थीं। सबसे गहरी में तो हड्डी भी नजर आई। मोटे कतरों में खून टपक रहा था। बहुत करीब था। अगर शेली की गर्दन की हड्डी एक बार में नहीं टूटी होती तो अभी इसका अंदर खाली होता। येहान ने दांत पीसकर कतरनी वापस पीठ के मजबूती में घुसाई। पुराना जैकेट का एक साफ टुकड़ा फाड़कर मुंह और दाहिने हाथ की मदद से बाएं बाजू पर कसकर बांधा। जोर से खींचकर खून रोकने की कोशिश की। शिकार के जूते उठाकर येहान दरख्त से नीचे उतारा। जमीन पर पांव पड़ते ही सीधा कटरनी लेके मरे हुए शेली के पास गया। गर्दन पर एक बार और चाकू मारा। यकीन किया कि वो पूरा खत्म हो गया। फिर मुड़ा और खाई की तरफ गया। नीचे वो बड़ा नर हिरन अभी भी कांप रहा था। शेली ने गर्दन फाड़ दी थी, पर बड़ी नस सही सलामत थी। येहान नीचे उतारा। हिरन का सर पांव से दबा लिया। हाथ उठाया। घाव के रास्ते गहरी तरफ तक काट दिया। गर्म लाल खून उबाल कर निकला। बर्फ पिघला गया। येहान ने बर्फ पर कतरनी का खून पहुंचा और इन दोनों शिकारों को देखा। एक शेली, बड़ी हड्डी वाला, एक बड़ा मोटा नर हिरन, करीब 50 या 60 किलो तक। दोनों मिलाकर गोश्त का एक पहाड़ था। शिंगशी चुन के उन लोगों के लिए जो चाल खा रहे थे, ये सोने से भी कीमती था। इतना गोश्त एक बार में नहीं ले जा सकता था, वो भी घायल बाजू के साथ। येहान ने नजर घुमाई। खाई से 100 कदम से कम दूरी पर पत्थरों के ढेर के नीचे एक कुदरती गुफा थी। उसने रस्सी निकाली। एक तरफ हिरन की गर्दन पर बांधी, दूसरी शेली की पिछली टांग पर।
रस्सी दाहिने कांधे पर 2 बार लिपटकर पूरी ताकत लगा दी। 100 किलो से ज्यादा वजन बर्फ पर बहुत भारी था। ये हान के पैर बर्फ में धंसते रहे, बदन 45 दर्जे तक झुका, हर कदम पर घाव फटा और दर्द उठा। पूरे आधे घंटे में दोनों शिकारों को उस छिपी गुफा में खींचकर ले गया। अंदर सूखा था, हवा नहीं थी, पुरानी चमेदों की गंध आई। ये हान धाम से बैठ गया, हाथ पैर कांप रहे थे। लहू की बू जानवरों को खींच लाती है, उठना ही होगा। जोर लगाकर खड़ा हुआ, कटरनी लेके मरे हुए हिरन के पास गया और पेट चीर दिया। एक बार में पूरी गर्म भाप बाहर आई। ये हान सीधा हाथ घुसा, सीना खोला, आंतें, पकाशथल, दिल, जिगर, फेफड़े सब निकाले, बाहर बर्फ पर धरे। गुफा के अंदर सबसे गहरे कोने में जमीन तोड़कर 2 हाथ गहरी खाई बनाई, सारी आंतें उसमें डाल दी। काफी भारी पत्थर लाकर ऊपर रख दिए। फिर कटरनी से हिरन की रीढ़ की हड्डी के साथ काटी कर पूरे हिरन को 2 हिस्सों में काट दिया। एक आधा टूटा पीठ के थैले में डाला, साफ खास और कपड़े से ढांप कर पत्थर लगाई। दूसरा आधा शेली के साथ गुफा के एक तरफ के कोने में डाला, जोर से पत्थर और मिट्टी से बंधकर छिपाया। 3 बार में नीचे ले जाना ही तरीका था। ये हान ने करीब 30 किलो वाली आधी हिरन छिपाई, पीठ के थैले में डाली। हाथ में ये हान ने कुछ कांटे वाली पाइन की डाली उठाई और सीधा सीधा नीचे आते हुए अपने पीछे खून के निशान मिटाता रहा। नीली हरे पत्तों वाली डाली से साफ की जमीन पर ठंड की हवा से आधे घंटे में वो सब ढांप जाता। आने वाला शिकारी कुत्ता भी गंध नहीं पकड़ पाता। 30 से ज्यादा किलो आधी हिरन का गोश्त थैले में, बहुत भारी। बाएं बाजू की टूट फूट कपड़े की पट्टी तब तक खून में तरब होकर सख्त हो गई थी। हर कदम पर मांस फटा, दर्द तीर की तरह चुभता रहा। वो एक भी आवाज निकाले बिना जल्दी से अंधेरे में चलता हुआ किंग शी त्सुन वापस पहुंचा। दाहिने हाथ से अपना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा ठोका। ये हान अंदर घुसा, एक हाथ से सीधा दरवाजा बंद किया, एक लफ्ज भी नहीं बोला। सीधा टूटा लकड़ी की मेज के पास गया, थैला नीचे से पकड़ जोर से धक्का दिया। 30 किलो से ज्यादा, बर्फ में ठंडा, लाल सफेद रंगा हिरन का आधा हिस्सा मेज पर जोर से गिरा। गर्म खून के धब्बे अभी भी थे। इस टूटी फटी ताली में जो चलिया भी भूखा था, ये खूनी ताज़ा बू सबसे खतरनाक दवाई जैसी असर करती थी। शाओ हे नीचे जा बैठा, 2 बड़ी आंखें उस गोश्त के पहाड़ पर गड़ गईं। हल्क जोर से निकलता रहा, पूरा बदन कांप रहा था। अंधी अम्मी जी टटोलते हुए खत से नीचे आ गईं, हाथ लगे ठंडे चिकनाई भरे हिरन के गोश्त को। आंसुओं का बंद टूट गया। इतना बड़ा गोश्त कहाँ से आया? ये हान ने कैजुअली कह दिया। जंगल में फंसी थी, कोई जानवर फंस गया। शेली से टकलाने की बात बिल्कुल नहीं की। वो आग के पास गया, साफ राख की एक मुट्ठी उठाई और एक झटके में बाएं बाजू की पट्टी खोल दी। 3 गहरी हड्डी दिखाती खुली जख्मों की लकीरें आंख फाड़ देती थी। ये हान ने बिना किसी भाव के वो सारी राख जख्मों पर कसकर दबा दी। दर्द सीधा सर में गया, ठंडा पसीना छत गया। दांत भींचे, दाहिने हाथ से जख्म जोर से दबाकर रखा तब तक जब तक राख ने सारा खून सोखकर काली परत बना ली। फिर एक साफ पट्टी से कसकर लपेट दिया। ये देसी तरीका बहुत दर्दनाक था, पर खून रोकता था और सरनत से बचाता था। जख्म बंद करते ही ये हान ने नजर हिरन के गोश्त पर डाली। 30 किलो चावल और 10 किलो गोश्त भी तब काम आएगा जब ये कमजोर घर सुरक्षित हो। कल दरवाजा एक लात में टूट गया, यही सबक था। भूखे, आवारा और शातिर रिश्तेदार किसी को भी नहीं रोका जा सकता। ये हन ने कटरनी उठाई और हिरन की सबसे मोटी रन को ताख ताख काट दिया। 3 किलो घी भरी मांस निकाली, एक टूटी पुरानी रस्सी में पिरोई और हाथ में ले ली। उसने शाओ हे को कह दिया, बाकी गोश्त पर मोटा नमक मलो और ठंड में लटका दो, चाहों से बचाना। दरवाजा बंद कर लो, वो बाहर जा रहा है। ये हान गोश्त उठाकर सीधा गांव के पूर्वी सिरे पर गया। जो बूढ़ा का हाथ बहुत अच्छा था, अच्छी लकड़ी का भी डब्बा था। उसने जो बूढ़े का दरवाजा ठोका। बूढ़े ने भेड़न की खाल की रजाई उड़े दरवाजा खोला। नजर सीधा ये हान के हाथ के ताजे गोश्त पर टिक गई। मांडे में 3 किलो खालिस ताजा गोश्त, सोने की ईंट से भी ज्यादा कीमती। बूढ़े ने जोर से थूक निकला, आंखें फैल गईं। कहां से आया ये हान ने गोश्त दरवाजे की दराज से उनके हाथ में धकेला और सीधा बात की। 3 किलो गोश्त, एक काम के बदले। जो बूढ़े के हाथ कांपने लगे। क्या करना है? ये हान की आवाज सख्त थी, कोई गुंजाइश नहीं। 2 भारी दरवाजे चाहिए, लोहे की छड़ वाले, जंगली सुअर भी नहीं तोड़ सके। लात वाले दरवाजे की मोटे लोहे की जसियां भी,
और एक बाली की मोटी कास और 30 एक गज लंबी तीखी लकड़ी की कीलियां। एक तरफ नोक करो, आग पर सेको। जो बूढ़ा। ये हान ने सीधा कह दिया, नहीं करना तो पास के गांव का जाओ भड़ाई है। जौ बूढ़े ने गोश्त कसकर पकड़ लिया, करूंगा, आज रात चाहे कहीं से निकलना पड़े, आधी रात से पहले दरवाजा और कीलियां लग जाएंगी। और सच में रात के पहले पहर में ही जो बूढ़ा अपने 2 मॉटल शागिर्दों के साथ थेले पर लाफांडा। 2 भारी अंधेरी लाल एल्म की दातें और 30 तीखी कीलियां थेले पर बंधी थीं। पुराना दरवाजा तोड़े गया। तीनों ने मिलकर मोटा खंबा ठोका। 2 इंच मोटी दांतें ठीक लोहे के खांचों में लगीं। ये हाने अंदर से दरवाजे के हल्के खींचे। दोनों दांतें बुंद हो गईं। एक गहरी दबी आवाज ने दिल को करार दिया। मोटी लकड़ी की कास लोहे के खांचे में मार दी, इतना सख्त कि बड़ा जंगली सुअर टकराता तो खुद ही चूर हो जाता। कीलियां लग गईं। जू बूढ़ा शागिर्दों के साथ हाथ जोड़ता चला गया। दरवाजा बुंद हुआ, कीलियां लग गईं। ये हां का दिल आखिर चैन में आया। रात गहरी हो रही थी। अम्मी और शाओ। गोश्त को टिकाऊ तक बचाने के लिए मोटा नमक लाजमी था। नमक और ठंडा ताज़ा गोश्त हाथ की उंगलियां सुर्ख और सख्त कर रहा था। जख्म कभी कभी फूल जाता, नमक सरघुस्ताक दर्द देता, पर हाथ नहीं रुका। जब उसने आखिरी मुट्ठी नमक पसूलीन पर मलने को उठाया तो दिमाग में एकदम झटका लगा। काफी देर से खामोश श्वानगुई जा पल भर में अंधेरे से बाहर ऊंची। कछुआ खारने के पुराने निशान तुरंत सुर्ख खूनी रोशनी में टेढ़े मेढ़े घूमे और एकदम डरावने बड़े अक्षर बने, दाश शोंग। स्वनगुई जिया का इशारा, आज रात आधी रात में तूफानी बर्फ जंगल बंद कर देगी। टूटी झोपड़ी, काफी घास नहीं, पूरा परिवार ठुंड में मर सकता है। ये खूनी सुर्ख अक्षर येहान के दिमाग में चुरी की तरह घुसे। दाश शोंग, पूरा परिवार ठुंडी मौत। येहान ने एक झटके में नजर ऊपर उठाई। बाहरी आंगन। रात काली थी जैसे खाई हुई लोहे की हंडी। हवा भी नहीं थी, पर यह अच्छी बात नहीं थी। जो भी जंगल में शिकार करता वो जानता, ये मौसम अंदर कोई भयंकर बाई माओ फेंग रोक के बैठा है जो इंसान की हड्डियां भी पीस दे। येहान ने हाथ का नमक एक झटके से फेंका। हाथ का गोश्त भी पूछने की फुर्सत नहीं ली। मुड़ा और तेजी से अंदर की तरफ भागा। लकड़ी का दरवाजा एक लात में खोलते हुए ठंडी हवा के साथ अंदर आया और चिल्लाया, शाओहे और अम्मी, सोना नहीं, उठो। डर के उठे शाओहे ने आंखें मलते पूछा, क्या ये दाजवांग फिर दरवाजा तोड़ने आया? अंधी अम्मी भी कांपते हुए हवा में हाथ हिलाने लगी। क्या हुआ? येहान बोला, टाइम नहीं है समझाने का, बड़ा तूफान आने वाला है, ये घर झेल नहीं सकता। उसने चारपाई की फूटी पुरानी रुई की रजाई एक झटके ने उतार ली और शाओहे को कहा, घर में जो भी ओढ़ सको पहन सको सब ले आओ। ये टूटी फटी घास की झोपड़ी उनके बाप ने कभी बनाई थी। चारों तरफ से हवा आती थी, खासकर उत्तर की दीवार पर भारी दरारें थीं। हवा चलती तो अंदर बर्फखाना बन जाता। अगर आज रात ठुंड और गिरी तो ये दीवार मौत को बाहर नहीं रोक सकती। ये हान की नज़र सीधा उन 30 कीलियों पर गई जो अभी बूढ़े भदाई से मिलके आई थीं। वो एक्चुअली जानवरों और बदमाशों से बचाने के लिए थीं, पर अभी इन्हें जान बचाने के काम आना था। उसने एक टूटा पुराना लोहे का कुदाल उठाया और सीधा उत्तर की दीवार के पास गया। जमीन लोहे की तरह सख्त थी। ये हन ने पूरी जान लगाकर कुदाल मारा। चिंगारियां निकलीं जो हर दस्तों तक पहुंची। बाएं बाजू का अभी राख से बुना जख्म फिर खुल गया। अंधेरा खून कोहनी से टपकने लगा। उसने नहीं रुका। दीवार के पास 2 इंच गहरी नाली खोदी। फिर एक मोटी तीखी कीली पकड़ी, एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया, जोर से थोकने लगा। 1, 2, 3 30 कीलियां उसने उत्तर की दीवार के बाहर कसकर थोक दी, एक कतार में। एक वक्ती हवा रोकने की लकड़ी की दीवार बन गई, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। दराजों से हवा घुसती रहेगी। जमीन की मिट्टी भी चाहिए थी। ये हन भागा, पानी का बर्तन एक लात से पलटाया, नीचे की गीली मिट्टी निकाली, 2 टूटे थैले में भरी। मिट्टी ठंड में बंद थी। उसमें शाओहे को आवाज दी, अंदर का सारा पानी जल्दी उबालो। उबला पानी लेके सीधा दरारों के पास पहुंचा। पानी सेच दिया। भाप और मिट्टी एक साथ आ गए। ये हन ने हाथ भी धोए नहीं, सीधा दोनों हाथ उस आधे उबले आधे बर्फ वाले मिट्टी के मांस में डाल दिए। गर्म पानी से मांस सुर्ख हुआ। नीचे बर्फ के रेसे उंगलियां काटने लगे। बाएं बाजू का खून मिट्टी में मिल गया। वही असली मिट्टी गहला सुर्खी रंगा हो गई। उसने एक बड़ा थैला ये खून मिट्टी उठाया, थोड़ी सूखी घास डाल के मजबूती दी। फिर पागलों की तरह उत्तर की दीवार की तरफ भागा।
एक मुट्ठी भरी गीली मिट्टी कसकर कीलियों और दीवार की दरारों में मरती। येहान की आंखें लाल, हाथ तेज चमकते थे। एक के बाद एक मुट्ठी मिट्टी दरारों में गिराई। मिट्टी लगाते ही थोड़ी देर में सख्त बर्फ की परत बन जाती। पूरे घंटे से ज्यादा येहान ये काम करता रहा। भागना, मिट्टी उठाना, दीवार पर थोकाना। दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, उंगलियां फट गईं, मिट्टी जख्मों में समा गई और पूरी बाजू फर्राटे खाने लगी। पर उसने इन सब की परवाह नहीं की। उत्तर और पूरब की सारी दरारों पर मोटी बर्फ की मिट्टी की परत चढ़ गई। ये सब करते करते बाहर की हवा आखिर बदलने लगी। जैसे हजारों भूत एक साथ जंगल की खाइयों में रो रहे हों। येहान ने खाली थैला एक लात से पलटाया, अंदर भागा। दोनों भारी एल्म के दरवाजे कसकर बंद किए, मोटी कास लोहे के खांचे में मार दी। वो भी नाफी नहीं हुआ। घर की पुरानी आधी टूटी लकड़ी की पेटी घसीटकर दरवाजे की तरफ से लगा दी। आखिर एक मुट्ठी सूखी घास और मिट्टी लेकर दरवाजे के नीचे की आखिरी दराज भी बंद कर दी। अंदर शाओहे ने येहान की बात मानकर सारी फूटी रजाइयां, टूट कपड़े, काफी घास के गठरे चारपाई पर बिछा दिए। पहले जो छिपकली और आधा सड़ा खल था वो भी नीचे दाब दिया। टूटा मिट्टी का हांडी, टूटा बट्टा धान के बीच कमरे के बीच में रख दिया। नीचे 2 चपले पत्थर रख के आइसोलेट किया। येहान ने कोने से सबसे मोटी, सबसे देर तक जलाने वाली लकड़ी की गांठ उठाई और हांडी में रख दी। आग एकदम भड़क के आधा हाथ ऊपर गई। कमरे का दर्जा कुछ बढ़ा। आधी रात में अभी एक अगरबत्ती भी कम वक्त था। येहान धप से आग के पास बैठ गया। पूरा बदन जैसे पानी में भीगा हो, पसीना फूटे कपड़ों में। दोनों हाथ काली लाल मिट्टी से सने। बाया बाजू खून से भीगा बर्फ में सख्त हो गया था। उसने अम्मी और शाओही को कहा, चारपाई पर चढ़ें और घास में दब जाएं, सर ना निकालें। उसने खुद टूटी कतरनी कस कर पकड़ी और आग के पास बैठ गया। नजर ऊपर काली घास की छत पर गई। बाहर की हवा इस पल एक भयंकर सान पे चढ़ी। ये वो वक्त था। आंधी भरी बड़ी बड़ी बर्फ के लोधे एक गुस्से में उछले, पुराने जय जैसी बादशाह की तरह इस टूटे खेते के घर पर धमकने लगे। सबसे पहले मार उन दोनों एल्म के दरवाजों पर पड़ी। एक बहुत ही तकलीफदेह गहरी आवाज। पूरी दरवाजे की चौखट कांपने लगी, गर्दिश उड़ने लगी। अगर ये नया दरवाजा ना होता, पुराना आधा तख्ता वो आंधी पल भर में चूर चूर कर देती। पर यह शुरुआत थी। बाहरी बर्फ का तूफान और भयंकर तेजी से ठुंड बधड़ने लगी। येहान सुन सकता था कि दीवार पर लगी मिट्टी की परत इसकी ठुंड में चटक रही थी। अचानक एक बहुत तेज बांध उत्तर की तरफ से सीधा ऊपर से गुजरी। छत पर एक डरावनी चीख जैसी फाड़ की आवाज आई। पुरानी, काफी वक्त से टूटी छत की बीचों बीच एक आधा सड़ा लकड़ी की खड़ी एक दर्दनाक आवाज देके टूट गई। एक बड़ा टुकड़ा, 2 हाथ जितना घना घास, पागल आंधी ने सीधा उखाड़ के आसमान में उड़ा दिया। छत में बड़ा छेद हो गया। एक पल में बाहरी वो खून बजाने वाली बर्फ और चुड़ी जैसी ठंड सीधा छत के छेद से घर के अंदर घुस आई। कमरे का दर्जा पल में बर्फ के पास आ गया। बीच में रखी हांडी सीधा तूफान और बर्फ की जद में आई। जलता नारंगी आग का शोला जैसे किसी आतताई ने गर्दन दबाई हो। कुछ बार हिलके अंगारास उड़ गए। आधी आग पल में अंधेरे और बर्फ में दब गई। ये घर की आखिरी उम्मीद थी। अगर ये भी बुझ गई तो? हांडी की आग आधी पल में बुझ गई। सिर्फ एक छोटी नारंगी चिंगारी अब भी कांप रही थी। एक बार बुझ गई तो इस बहमाव फेंग में 3 लोग आधे घंटे भी नहीं बचते। शाओहे ने रजाई से एक डरावनी चीख निकाली। येहान की आंखें पल में लाल हो गईं। एक ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई जानवर गरज रहा हो। अंदर रहो, रजाई में दबो रहना। हाथ लगाते थे नहीं, सीधा पास की एक टांग टूटी मेज पलट आई। मेज की सबसे चौड़ी मोटी तख्ती तोड़ दी। फिर कोने से आग लगाने की आखिरी 2 गरहे सूखी घास उठाई। दोनों हाथ ऊपर उस हिलती खड़ी पर कसकर जकड़ लिए। कमर से जोर लगाया, बिल्कुल बांदरों की तरह सीधा ऊपर उछल गया। दोनों टांगे खड़ी पर कसकर जमोड़ ली। सीधा मुंह पर आंधी। काफी छुरियों जैसी बर्फ ने यान के गाल लहर लिए। उसने ठीक हाथ से तख्ती छेद पर रख दी और दोनों गरहों की सूखी घास तख्ती के किनारों में कसकर ठोस दी। पर बाहरी हवा का जोर बहुत जोर था। एक मार में तख्ती झुकी, घास आधी उड़ गई। तख्ती पलीती जाने लगी। एक हाथ से रोक नहीं सकता था। येहान की आंखों में एक सख्त ठहर आई। बिना एक पल की झिझक के सीधा पलटी ली। अपनी पूरी पीठ और कांधे को उसी तख्ती पर मार दी जो छेद रोक रही थी।
भारी बर्फ का तूफान 100 किलो के हत्थे की तरह एक के बाद एक मार ये हान की पीठ पर मारता रहा। जोर से झटका लगा, हल्क में मीठा सा आया, खून भरी थूक सीधा कढ़ी पर निकल गई। बाएं बाजू का अभी अभी बुंदा शेली का जख्म पल में फिर फट गया। गर्म खून बहता हुआ तख्ती की दरारों से नीचे टपकने लगा, पर उसने दांत भींचे, एक आवाज नहीं निकाली। दोनों टांगे कदी पर लोहे की कांजों की तरह जकड़ी रहीं, दोनों हाथ टूटी घास पर कसकर। अपने गोश्त और खून से वो आखिरी इंसानी दीवार बन गया जो छत के छेद को बंद कर रहा था। ठंड का पानी तख्ती की दरारों से अंदर घुसा और पल में ये हन का पतीला कपड़ा भीग गया। बयान नहीं हो सकती ऐसी धुंध, एक अगरबत्ती भी कम में। येहान की पीठ के कपड़े सख्त बर्फ के कोट बन गए। बालों, भौनों और पलकों पर सफेद पाला जमा हो गया। बदन अपने आप ही कांपने लगा, खून भी धीमा पड़ गया लगता था। हर जोड़ से नाकाबिले बर्दाश्त आवाजें निकल रही थीं, पर वो नहीं हिला। बाएं बाजू का जख्म ठंड में सुन्न हो गया था। हर सांस में चुरी जैसी ठंड फेफड़ों में जाती थी। तब भी वो वहां कसकर तख्ता थामे रहा, मौत जैसी ठंड को खुद से बाहर रोक रहा था। कमरे के बीच वो छेद बंद होने की वजह से हांडी की छोटी चिंगारी ने दम भरा। श्याओ हे ने कांपते हुए रजाई में से हाथ निकाले, कुछ पतली सूखी डालियां आग में डालीं। आग ने आंखें खोलीं और कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैल गई। ये हानि नीचे दोबारा जली हांडी देखी। फूटे होठों में एक हल्की सी हरकत आई, फिर मुंह कड़ी पर मार के आंखें बंद कर लीं। सिर्फ ताका। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। ये हाँ कि यहाँ आने के बाद सबसे लंबी, सबसे तकलीफदेह रात थी। हाथ पैर का एहसास नहीं था, दिमाग में एक ही बात थी, थके रहना। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। बाहरी चीखता तूफान धीरे धीरे ठंडा पड़ा। तख्ती पर मार भी हल्की हो गई। एक बेरंग सफ़ेद रोशनी तख्ती की दराज से आंखों में घुसी। दिन हो गया, बर्फ रुक गई। ये हाँ ने खड़ी पर जमदी उंगलियां छेड़ने की कोशिश की, पर 10 उंगलियां लकड़ी के साथ बर्फ में जमी थीं। उसने जोर से ज़ीबान काटी, उस दर्द के झटके से हाथ खींचे। खाल का एक टुकड़ा साथ आ गया। सहारा टूटा। ये हाँ एक सख्त बर्फ की सिल की तरह सीधा खड़ी से नीचे गिरा। जमीन पर जोर से लगा, धूल उड़ी। शियाओहे ने चीख मारी। रात की ठंड में उसकी आंखों की पुतलियां अकड़कर हिलने लगीं। मुंह खोला तो अंदर से फटी हुई आंखों जैसी आवाज निकली, आग चाहिए, पानी चाहिए। क्या है लौटी पुटी दौड़ती चूल्हे के पास गई, हंडी में गरम रखा पानी उठाया और उसके होंठों से लगाया। वो जलाता पानी सूखे गले से उतर के पेट में गया। ये हन का पूरा जिस्म कांप उठा। करीब आधे पहर तक अंगीठी के पास सेक कर तब जाके उसके जोड़ों की बर्फ पिघल पाई। वो जमीन थाम के मुश्किल से खड़ा हुआ, हर हड्डी जैसे बिखरी पड़ रही थी। उसने दीवार से कुल्हाड़ी उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर बर्फ घुटने से ऊपर जा चुकी थी, अंदर आने की कोशिश कर रही थी। पूरा किंगशी गांव एक बेजान सफेद कब्र बन चुका था। तूफान थमा था, मगर ठंडी पहले से भी ज्यादा काटने वाली थी। ये हान कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे से बाहर निकला ही था कि गांव के पश्चिम तरफ से दिल दुखाने वाली चीख पुकार आने लगी। वो आवाज की तरफ गया। पश्चिम में वाव लाउदा का वो टीना फूस का घर अब नहीं था। भारी बर्फ ने गली साड़ी कुदालों की छत को तोड़ दिया था। पूरी इमारत डब चुकी थी। कुछ पड़ोसी लकड़ी और बेलशन लेकर मलबे में हाथ मार रहे थे। जल्द ही एक अकड़ी पत्थर जैसी बुझ गई बाह बर्फ से निकाली गई। वाव के घर का मर्द, साथ ही रजाई में ठिठुर हो गए 2 अधजवान बच्चे। गांव के दक्षिण में भी बाप मां को पुकारने की आवाजें उठ रही थी। उस रात के उस बड़े तूफान ने किंगशी में 4-5 घर दबा दिए थे। जो भाग ना सके वो नींद में ही बर्फ की मूरत बन गए। चीखें और रोना सुबह की बर्फीली जमीन पर गूंज रहा था। ये हान चेहरे पर कोई भाव लाए बिना उन लाशों को देख रहा था जो बर्फ से खींच के निकाली जा रही थी। कुल्हाड़ी थामने वाले हाथ की उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। अगर कल आधे बकरे का गोश्त देकर वो पिछला दरवाजा ना मिलता, अगर रात भर पागलों की तरह मिट्टी और खून से दीवारें मजबूत ना करता, अगर अपना जिस्म छतरी की जगह ना लाता, तो आज तीनों वो खुद बर्फ में दबे मिलते। ये रोज रोज का जुल्म है। ये हान पलट गया, किसी की मदद को नहीं गया। अपना ही बोझ उठाना मुश्किल था। वो गहरी बर्फ रौंदता तेजी से अपने आंगन की तरफ लौट पड़ा। दरवाजे बंद किए, चिटकनी लगा दी। अभी अंदर ही घुसा था कि अंदर से इतनी जोर की खांसी आई कि लगता था फेफड़े फाड़ देंगी। अंधी बुढ़िया पूरी तरह फुजी रजाई में सिमटकर खांसी रही थी। नाक बंद, सांस उखड़ रही थी।
सूखे हाथ गले का कोना थामे हुए थे। सीने से फटी सरांगी जैसी आवाज आ रही थी। श्याओहे आंसू बहाता पानी पिलाना चाहता था, मगर बुढ़िया ने हाथ मारा के हटा दिया। बुढ़िया ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। गाढ़ा काला खून सीधा सूखी पट्टल पर गिरा। देख के जिस्म ठंड से नहीं दिल से कांपा। ये हान 2 कदम में खाट के पास आ गया। पहले से ही सालों से बीमार बुढ़िया के लिए कल रात की वो काटने वाली सर्दी काफी थी। अंगीठी के होते हुए भी अंदर की बीमारी बढ़ गई थी। बुढ़िया का रंग लाश जैसा भूरा था। आंखें मुंडी थीं, चेहरे पर मौत की छाया। कांपते हाथों ने ये हाँ की बात हामी, धीमी आवाज में बोली, अब वक्त आ गया है, उन पर खाना जाया ना करो। जो गोश्त बचा है वो और श्याओहे मिलके खा लेना। ये हान किसी तरह पहाड़ में घुसने की सोच ही रहा था कि दिमाग में जैसे घंटी बज उठी। श्वांगू जा सिंगुई जा फिर अचानक सामने आ गया। उस पर की लकीरें जैसे बर्फ पिघलने पर बनती हैं, तेजी से बढ़कर एक इबारत बन गई जो हल्की रोशनी फैला रही थी। छोटा शुभ, पूरब की बड़ी खाई, बंद जगह के उखड़े पत्थर की दरार में 30 साल पुराना जंगली जिनसिंग है। रस्सी लेकर जा, मिल सकता है। 30 साल पुराना जंगली जिनसिंग, ये जमाने में यमराज के हाथ से छीनी हुई जान थी। बुखार उतारना तो अलग बात, जब तक सांस बाकी हो एक स्लाइस मुंह में रख लो तो जान रुक जाती है। ये हान ने कुल्हाड़ी से हाथ छोड़ा, पलट के सीधा कबाड़ के ढेर में घुस गया, जैसे पागल हो गया हो। सारी रस्सियां निकाली। कल फांदे बनाते वक्त टूटी हुई पतली रस्सियां, बकरे का गोश्त बांधने वाली मोटी रस्सियां, कोने में लकड़ी बांधने की पुरानी रस्सियां और कुछ मजबूत बेलें, सब एक साथ मुट्ठी में ले लिए। ये हान अंगीठी के पास बैठा। उंगलियों की दरारें अब भी खून दे रही थीं, मगर हाथ अजीब तेजी से चल रहे थे। वो हर तरह की लंबाई और मोटी रस्सियों को शिकारी गताओं से जोड़ जोड़ के एक 7-8 गज लंबी एक रस्सी बना ली। गांठ ढीली ना पड़े इसलिए मुंह से पकड़ के मरने वाली ताकत से खींचा। जब तक भांठ बिल्कुल जम गई और हिल नहीं सकती तब छोड़ा। आखिर में अंदर की जेब से वो नुकीली हड्डी की सुई निकाली जो छुपरी धुलाई के काम आती थी, और पिछली कमर में जंग लगी कुल्हाड़ी भी साथ बांधी। ये हान खड़ा हुआ और शाहों के कंधे को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो तकलीफ में भौं चढ़ा ली। हुक्म दिया, अंगीठी देखते रहना, एक पल भी मत छोड़ना। हांडी का पानी उबलता रखो, हर पल में बुढ़िया को 1 चम्मच पिलाओ, चाहे। ये हान ने कहा, यमराज के हाथ से दवाई छीनने जा रहा हूं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझी। लंबी रस्सी कंधे पर डाली, दरवाजा खोल के सफेद बर्फीली दुनिया में कूद गया। किंगशी के पूरब में बड़ी खाई, ये जगह गांव से करीब 10 कोस दूर थी, और वैसे भी गहरी खाई थी जिसके किनारे कड़ी चट्टानें थीं। कल रात की बड़ी बर्फ ने सूजी उठाई थी ये हान की जंघों तक और गहरी जगहों में कमर तक। यहां चलना नहीं था, बर्फ में तैराकना था। हर कदम पर ये हान को पूरी ताकत लगानी पड़ती। पहले जंघे से आगे की गढ़ बर्फ चीरनी पड़ती, फिर पिछला पांव निकाल के आगे धरना पड़ता। हवा बर्फ के बुरादे लेकर ये हान के मुंह पर चाबुक मारती। बाएं हाथ का घाव थोड़ा ठीक हुआ था, मगर इस खींचतान में फिर फट गया। गर्मा खून बहते बहते बकरे की खाल जैसी सूजी पर जमा होके लाल बर्फ का ढेला बन गया। ये हान दांत पीस के फेफड़ों को जैसे रस्सों की तरह खींचता आगे बढ़ रहा था। दिमाग में बस एक ख्याल था, जल्दी और जल्दी। बुढ़िया की जलती माथा और काला खून ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। 2 पहाड़ से भी ज्यादा चुनौती लड़के जब ये हान के पांव जवाब देने लगे थे और बस मसल की यादाश्त से चल रहा था, तभी सामने जमीन अचानक दब गई। खाई के अंदर हवा रोनती बिलखती आवाजें निकाली। ये हान खाई के किनारे आया, नीचे झांका। गहराई का अता पता नहीं, सिर्फ बर्फ का अंधेरा। कटके सीधा चट्टान की दीवारें अब बर्फ और बर्फ के छिलकों से ढकी थीं, मक्खी भी फिसलती। श्वांगू ने बताया था, नीचे किसी जगह पत्थर की दरारों में जिनसेंग है। ये हान ने गहरी सांस ली और अपना दिमाग ठंडा किया। खाई के किनारे किनारे चल के एक उभरी हुई जगह ढूंढी। तब नजर पड़ी एक ठंडी सूखी बंजरी छोटी सी पुरानी चीड़ की जड़ पत्थर की दरारों में गड़ के, चाहे सूख गई हो, जड़ चट्टान को मजबूती से थामे थी। ये हान तेज चल के वहां पहुंचा, कंधे से लंबी रस्सी उतारी, एक सर पुरानी चीड़ के तने में 3 चक्कर मार के ऐसी गांठ लगाई जो खुल ही न सके। फिर 2 पांव तने पर टिका के पूरा बदन पीछे झुकाया और पूरे वजन से खींचा। चीड़ नहीं हिली, गांठ में बाल बराबर गैप नहीं आई। फिर रस्सी का दूसरा सर अपनी कमर में 2 चक्कर मार के कुफले लगाया। खाई के किनारे
ऊभरी चट्टान के धार पर कुल्हाड़ी मार के एक गोल निशाना खोदा ताकि रस्सी ऊपर नीचे रगड़ में चट्टान की धर से कट ना जाए। सब कुछ करके ये हन ने कुल्हाड़ी रखी, पलट के गहराई की तरफ पीठ की, 2 हाथ आगे रस्सी थामे, पांव खाई के किनारे की बर्फ पर टिके, धीरे धीरे पीछे झुकता गया जब तक पूरा बदन इस रस्सी के भरोसे हवा में लटकने लगा। ये हन ने हल्का गरजते हुए चट्टान को एक ताकतवर धक्का दिया और रस्सी से सीधा नीचे उतरने लगा। मोटा तलब के तले वाली सूजी थी जो पांव में थी, पर ये हान का पूरा जिस्म अचानक नीचे गिरा। कमर की रस्सी एक झटके में टाइट हो गई, अंदर से मानो आंतें उछलने लगी। ये हान के दोनों हाथ रस्सी थामे रहे। हथेलियों की झिल्ली उस खुरदुरी रस्सी से एक पल में घिस गई। हवा में झूलता हुआ जिस्म पेंडुलम की तरह उछल रहा था। सर बर्फ की दीवार से टकराया, आंखों के आगे अंधेरा, दिल बेकरार। मगर ये हान न घबराया न रुका। एक हाथ से रस्सी थामे, दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी निकाल के सामने की बर्फ की दीवार में ढांस दी। बर्फ के टुकड़े उड़ते रहे। कुल्हाड़ी का सहारा लेकर ये हान 1-1 इंच आगे बढ़ा। बायां हाथ अब फील नहीं होता था, सिर्फ कुल्हाड़ी और पांव से बर्फ में पकड़ बनाते हुए बढ़ता रहा। हवा पीछे से मरते हुई नीचे खाई जैसे खुला मुंह कर बैठा था। करीब 4-5 गज उतर चुका था कि यहान ने महसूस किया हाथ अब रस्सी रोक नहीं सकेंगे। तभी नजर उठी, सीधा नीचे नहीं, एक तरफ 1 गज से कम की दूर एक गहरी चट्टान की दरार थी। उसके ऊपर एक उभरी चट्टान थी जिसने बारिश बर्फ रोक रखी थी, और उस अंधेरी गहरी दरार में एक लाल रंग जैसे अंधेरों में जलता श्वाला। ये हान की आंख में कौड़ी। लाल बीज जंगली जिनसिंग मिल गया। सच में इस बर्फ के जहन्नुम में भी वो लाल रंग कितना जिंदा था। पक्की उम्र वाला जिनसिंग ही ऐसे मौके पर ऐसा भरी झुंड देता है। ये हान की आंखें इस पल चमक उठीं। उसने दोनों पांव थके और रस्सी की जो हवा बनी उससे उस दरार की तरफ लहर मार के पहुंचा। ये हान का बायां कंधा दरार के किनारे से टकराया और कुल्हाड़ी सीधे दरार के पास की दर्ज में घुस गई। वहां जाम हो गई। पूरा जिस्म हवा में लटका, पांव एक टाइनी से उभर पर टिका था। ये हान ने गहरी सांस ली, आंखें दरार के अंदर उस जिनसिंग पर काट ली। बीच लाल और ताजा था, तना दिखने वाला था। पक्का 30 साल से ऊपर था। जंगली जिनसिंग खोदना बहुत ही नाजुक काम है। पुराने जमाने के खोदने वालों का एक सच्चा उसूल था, एक जड़ टूटी तो आधी दवा गई। ताकत सारी उन बारीक बारीकियों में होती है। जबरदस्ती खींचा तो 30 साल की मेहनत बर्बाद। यान ने दांत से कुल्हाड़ी थामते हुए पेट की ठंड में हाथ डाला। पसीना था जो जमीन तक पहुंचा ही नहीं, जमीन से पहले बर्फ बना। अकड़ी हुई लोहे सी बाईं हाथ से चट्टान का किनारा थामा, तकिया जैसे एक जगह रहे। फिर बहुत मुश्किल से सीना की टूट गए जेब में। वो नोकी की हड्डी की सुई निकाली। दरार में माटी और बर्फ के ढेले थे। ये हान ने सांस रोकी, हाथ साधा, फिर एक माहिर कारीगर की तरह सुई से जिनसिंग की जड़ के किनारे किनारे धीरे धीरे फ्रोजन मिट्टी खोदना शुरू की। सुई और मिट्टी की रगड़ से एक महीन सी आवाज निकल रही थी। पीछे हवा चाबुक मार रही थी, जिस्म को उछलती। ये हान सिर्फ कमर की रस्सी और बाएं हाथ की अकड़ से टिका हुआ था। उंगलियों की दरारें अब मिट्टी से घसट के लहू देने लगीं। खून मिट्टी में घुल गया, मगर हाथ का एक झटका नहीं आया। 1 इंच, आधा इंच, पूरे आधे घंटे। आखिरकार सुई के एक बहुत हल्की सी उठान के साथ चट्टान का आखिरी टुकड़ा गिरा और एक पूरा जर्दा लंबी गच वाली घनी जड़ वाली बिल्कुल सही 30 साल की जंगली गिनसिंग खुली हवा में आ गई। यान की आंखें जगमगाई, होंठ कांपते। उसने 2 उंगलियां गिनसिंग की गच पर रखी और आहिस्ता बाहर खींची। एक मुकम्मल दवा हाथ में आ गई। यान ने एक पल नहीं सोचा, सीने की फट्टी सूजी खोल के उस मिट्टी वाली गिनसिंग को सीधा जिल्द से चिपका के अंदर थास दिया। ये चीज उसकी जान से भी भीमती थी। एक लंबी सांस ली, नाक से खून की बू वाली भाप निकली। इतनी देर से दिल में जमा टेंशन इस एक पल में थोड़ी सी ढीली पड़ी। हाथ अब रस्सी पकड़े कमर ऊपर खींचने को तैयार था। तभी एक बहुत तेज रीढ़ हिलाने वाली टूटे की आवाज वो ऊपर से खाई के किनारे से आई। ये आवाज थी रस्सी की, जो काटने वाली ठंड, भरी हवा और खुरदुरे पत्थर की रगड़ से टूट रही थी। ये हान कुछ सोच भी नहीं पाया। हाथ में थंभी वो मोटी रस्सी के अंदर की नसें एक साथ टूट गईं। कसी हुई लंबी रस्सी का अधरपन एक पल में निकल गया। एक जोर का खालीपन महसूस हुआ। ये हान ने चीख भी नहीं निकाली। चट्टान से लगे पांव एकदम फिसल गए।
पूरा जिस्म हवा में एक बेकाबू शीशे की तरह उस गहरी अतिखाई की तरफ गिरने लगा। ऊपर से रस्सी एक आखिरी मरने वाली आवाज निकाली। ये हान के गिरने की ताकत से बाकी बची मसूइयां एक एक टूट रही थीं। खालीपन एक अनदेखी मौत की तरह ये हान के दिल को पकड़ के खींच रहा था। हवा में गिरता जिस्म, कानों में हवा सीधी सीटी बना गई। नीचे काली गहरी खाई खुला मुंह करके उसका इंतजार कर रही थी। इस मारे वाले लम्हे में येहान ने कमर की टूटती रस्सी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुंह से जंग लगी कुल्हाड़ी तेजी से निकाली, सीधा हाथ में थाम ली। आंखें फटी, आंख के किनारे खून से भर गए। फिर गिरते गिरते बाजी लगाते हुए बाजू घुमाया और सामने बर्फ से ढरी उस चट्टान की दीवार में कुल्हाड़ी जोर से मार दी। एक आवाज, लोहे और पत्थर के टकराने की जोरदार आवाज, चिंगारियां चारों तरफ उड़ी। जंग लगी कुल्हाड़ी ने बाहर की बर्फ काट के एक पतली सी दर्ज में जाकम हो गई। गिरने की पूरी ताकत ये हान के बाएं कंधे पर आ गई। एक टूटने की सी करक सुनी उसने अपने कंधे में, जैसे जोड़ अपनी जगह से उखड़ गया हो। पूरा बाजू ऐसा दर्द करने लगा जैसे किसी ने चींच लिया हो। दर्द ने एक पल में पूरे बदन को डुबो दिया। जिस्म कुल्हाड़ी के सहारे हवा में लटका, चट्टान से टकराया। मुंह से खून का घूंट आई, बर्फ पर गिरा। ये हान के गले से डर नहीं था, एक बेकरार गर्ज थी। हवा में लटकटा हुआ पांव बर्फ की चिकनी दीवार पर कोई पकड़ ढूंढ रहे थे। ऊपर से रस्सी एक तेज कारक आवाज के साथ दो टुकड़ों में टूट गई। येहान की गर्दन की नसें टाइट हो गईं। इस बीमार कमजोर जिस्म में जो आखिरी दम बची थी वो इसी एक पल के लिए निकाली। कुल्हाड़ी थामने वाले बाएं हाथ ने ऊपर खींचा, लेफ्ट हाथ और दोनों पांव ने एक साथ पुश किया। पूरा जिस्म एक छिपकली की तरह चट्टान पर सींचे एक एक इंच ऊपर की तरफ। 1 गज, 2 गज, आधा डंडा। हर ऊपर की खींच पर टूटा हुआ कंधा चीख मार उठता। बाएं हाथ का घाव पूरी तरह फट गया। काला खून कोहनी से बर्फ की दीवार पर एक लकीर खींचता गया। करीब आधे पहाड़ लगाए। आखिरकार ये हान के दाएं हाथ ने खाई के ऊपर के किनारे की खुरदुरी चट्टान को छू लिया। सांस रुक सी गई थी। एक कर्कश चीख निकलते हुए दोनों बाहों ने एक झटके में ऊपर उठ के चट्टान के ऊपर आ गए। फिर हाथ पांव सब मिला के बर्फ में घसीटते हुए खाई के किनारे से दूर खिसक गया। जब खाई से काफी दूर हुआ तो कमर भर बर्फ में मुंह के बल गिर गया। ये हान तारे देखते आंखें खोली। फेफड़ों में ठंडी हवा भरी। हाथ पांव दर्द से सुन्न हो गए थे। एक उंगली हिलाना भी मुमकिन नहीं था, मगर आंखें बंद नहीं की। कांपते हुए हाथ से सीने की सूजी खोलते हुए अंदर वो 30 साल पुरानी जंगली जिनसिंग निकाली। एक जड़ भी टूटी नहीं थी। वो लाल बीज सफेद बर्फ के सामने आंखों में नहर भर के। जान बची, दवा भी हाथ आई। ये हन ने दांत कीस के एक मुट्ठी बर्फ उठाई, मुंह पर रगड़ी। अब वो किंगशी गांव नहीं गया। ये 30 साल की पूरी जिनसिंग गांव ले जाना अपनी ही मौत बुलाना होता। सीधा शहर जाना था। हेलेन दवाखाने में जाके जीवन बचाने वाली दवाएं और अनाज लेना था। ये हन ने जिनसिंग फिर अंदर थास ली, फुट्टे कपड़े से कस के लपेटी। बर्फ से उठ के कुल्हाड़ी उठाई। टूटा हुआ बदन लेकर लिंजियांग शहर की तरफ बर्फ के अंधेरों में घुस गया। रात गुप्त थी। लिंजियांग के दरवाजे बंद हो चुके थे। दीवार पर कुछ ऊँघते सिपाही थे। ये हान ने सीधा दरवाजे से नहीं गया। शहर के पश्चिम में वो एक सड़क जानता था। वहां दीवार के नीचे एक नाली थी जिसे एक वक्त की बड़ी सील ने तोड़ दिया था। बाहर से आवारा घास और सारी लकड़ी से छुपा रखा था। शहरी काले बाजार वालों और बाहरी भूखे लोगों का वो रास्ता था। ये हान बर्फ में पेट के बल लेकर एक केचुए की तरह उस नाली में घुस गया। अंदर जमी हुई गंदी बर्फ और कह देने वाली सड़ी बर्फ थी, मगर उसने एक भौं तक नहीं चढ़ा। अंदर आकर वो दीवार से लगा, तेजी से काले बाजार वाली सकरी गली की तरफ बढ़ा। बारी बर्फ में भी ये जगह एक अजीब जिंदगी रखती थी। ये हान एक काली रंग दी हुई बिना नाम की मोटी दवाई की दुकान के पिछले दरवाजे पर रुका। ये लिंजियांग का सबसे बड़ा काला बाजार का दवाखाना था। एक खास अंदाज में दरवाजा ठोका। 3 लंबे, 2 छोटे। ये काले बाजार का अंदाज था। देर तक कोई नहीं आया। फिर दरार में थोड़ी सी रोशनी आई। एक सेवक ने दरवाजा खोला। हाथ में धक्कन बुझने ना दे वाली लैंटर्न थी। ऊपर नीचे ये हान को देखते हुए बोला, यहां नहीं भीख मांगनी, रात को यहां मत ठोको। ये कह के दरवाजा बंद करने को हुआ। ये हान ने दाया हाथ तेजी से अंदर डाला। एक अंधा बीज उंगली पर रख के बोला, ये जान देकर लाया हूं, मालिक को बुलाओ। छोटे नौकर ने उस लैंटर्न की रोशनी में येहान की वो आंखें देखीं जो भेड़िए की तरह दिखीं,
दिल एक पल के लिए रुक गया। काले बाजार में ऐसे खतरनाक आदमी से डरना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। एक सूखा बूढ़ा निकल आया, मोती रोहिणियां सूजी पहने, हाथ में 2 अखरोट घुमा रहा था। उस बूढ़े की नजर बहुत तेज थी। तिकोनी आंखों ने येहान को ऊपर से नीचे एक नजर में पढ़ लिया, फिर सीधा वो जगह टाकी जहां वो सीने पर हाथ रखे था। उसने येहान को अंदर आने का इशारा किया। येहान पिछवाड़े में दाखिल हुआ। अंदर कड़वे दवाओं की तेज बू थी। वो अंदर नहीं गया, हवा के पास खड़ा होकर सीधा कपड़े में से वो गथरी निकाली और एक एक पर खोलना शुरू किया। जब वो पीली लंबी गच वाली बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसी घनी जड़ वाली जंगली गिनसेंग लैंटर्न की रोशनी में सामने आई तो इस तजुर्बेकार बूढ़े मालिक के हाथ में घूमते अखरोट एकदम रुक गए। मालिक की सांस अंदर की अंदर रह गई। हाथ बढ़ाए जिनसेंग लेने को। येहान की नजर तेज थी। कमर से कुल्हाड़ी खींच के दोनों के बीच रख दी। देखो, हाथ मत लगाओ। ये 30 साल की पूरी जड़ वाली जंगली जिनसेंग है, जिंदा ढूंढी है। मालिक कुल्हाड़ी से आधा कदम पीछा आया, मगर ध्यान वहीं था, जिनसेंग पर। सर हिला हिला के बोला, जबरदस्त चीज है। बर्फ के जमाने में पूरी सूजी के साथ मिलना अजीब ही बात है। फिर सर उठा के नजर बदली, बोला, कपड़े से लगता है पैसा की जरूरत है, फिर भी जल्दी नहीं। ये जिनसेंग 30 तोला साफ चांदी में, 1 पैसा कम नहीं, 30 तोला। 30 तोला मतलब 3000 पैसे। काफी था शहर में एक अच्छा पक्का घर लेने को और 10 बीघे की जमीन के लिए। मगर येहान की आंखों में कोई हलचल नहीं आई। पैसा कितना भी हो, जान नहीं तो क्या फायदा। अगर वो इस काले बाजार से 30 तोला लेकर निकला तो सुबह तक नहीं बचेगा। येहान ने जिनसिंग फिर कपड़े में लपेटी, सीधा बोला, पूरी चांदी नहीं चाहिए। मालिक चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या चाहिए? एक दवाई जो भीतर की जामी ठंड और काले खून का इलाज करे। एक थैली 25 सेर बारीक आटा, बाकी जो बचे वो 20 तोला चांदी में। मालिक ने येहान को गहरा देखा। तेरी नजर लाजमी थी। ये लड़का खतरनाक भी था, समझदार भी। जानता था कब रुकना चाहिए, और ये भी कि भरी रकम यहाँ सलामत नहीं। थोड़ी देर में एक सेवक खींचा खींचा एक भारी भरकम थैली लाया। 500 सेर बारीक अट्टा। मालिक ने खुद 2 तेल के कागज के पर्चे थमे। बड़े पर्चे में बचाने वाली दवाई, ऊंची नींद की जड़ और खास हिरण की सींग जो यमराज के हाथ से इंसान खींच लाए। छोटे पर्चे में 20 तोला चांदी के छोटे छोटे टुकड़े। गिन लो। येहान ने ऑयल कागज का पर्चा और चांदी ली। ठंडी चांदी हाथ में भारी थी। सीधा सीने से लगा के अंदर थास दिया। फिर एक हाथ से 500 सेर अट्टा कंधे पर उठा लिया जहां घाव नहीं था। येहान ने एक लफ्ज और नहीं बोला, पलट के पिछवाड़े से निकल गया। हवा और बर्फ अभी भी थी। येहान अट्टा कंधे पर, सीने में दवा और दौलत लेकर काले बाजार की अंधेरी सकरी गली में एक टंगी हुई कमान की तरह चलाकर चल रहा था। 500 सेर का बोझ था, मगर कदम तेज थे। बर्फ भी ज्यादा नहीं चची। गली के आखिर में एक मोड़ था। वो मोड़ ले तो सीधा मेन सड़क। येहान ने गहरी सांस ली। दाया पांव बढ़ा के मोड़ लेने वाला था कि ऐचाक पीछे की तरफ बर्फ में एक बहुत धीमी सी दबती आवाज आई। छोटी थी, मगर वो आवाज येहान की अपनी नहीं थी। येहान की पुतलियां एक पल में सुई की नोक सी तुंग हो गईं। पीछा नहीं किया। आंखों के कोने से दीवार के अक्स में देखा। पीछे कोई 10 कदम पर, अंधेरों में फुट्टे चमड़े पहने 2 गुंडे आवारा कुत्तों की तरह तेरी नजर से उसकी पीठ देख रहे थे। उनके हाथों में पलटी पकड़ी हुई 2 छुरी थीं जो ठंड में भूत जैसी चमक रही थी। गली में हवा छुरी की तरह ठंड थी। ये हाँ पीछा नहीं मुड़ा। 500 सेर आटा कंधे पर, आंखों के कोने से दीवार की चढ़छाओं में 2 लमसाए देख रहा था। इन दोनों के कदम बहुत हल्के थे, मगर हर कदम येहां की अंधी तरफ पड़ता था। उनके हाथ की छुरी बर्फ के पले अक्सों में मरने वाली ठंड से चमक रही थी। काले बाजार में रोज ही ऐसा होता था। पैसा लेकर गली से नहीं निकाला जाता। ये दोनों उस पर ही थे, दवाई की पुड़ियां देख के। येहान ने मैं सड़क की तरफ बढ़ा हुआ दायां पांव हवा में ही वापस खींच लिया। मैं सड़क पर कोतवाल तो थे, मगर वहां भी ऐसी काले रकम दिखने पर आंखें मूंद लेते थे। ऊपर से सीने में 20 तोला थी। सड़क पर फंसे तो और भेड़िए आते। मारना हो तो सुनसान जगह चाहिए। येहान ने कंधे का बोझ कसकर सीधा पलट के पास की एक गली में घुस गया, जो शहर से बाहर की तरफ जाती थी। उस नाली और दीवार के नीचे के उस गोभड़ में से उसने 500 सीर लेकर फिर लिंजियांग से निकल गया। शहर से 3 कोस दूर एक आधा ढेसुआ पुराना मंदिर था।
अंदर मरने वालों की हड्डियां थी, इसलिए कोई नहीं आता था। ये हान ने एक लात मार के वो सड़ा दरवाजा खोल के अंदर कदम रखा। मंदिर के एक कोने में वो 500 सेर की थैली धीरे से सूखे घास के ऊपर रखी। फिर कंधे पर लटका शिकार वाला कमान उतारा। कंधा खाई में टकराया था, एक बार भी हिलाने पर सीना चीरता। ये हान ने दांत पीस के कमान का एक सर जमीन पर टिका लिया। बाएं हाथ से तार पकड़ के पांव से धनुष को रोक के एक झटके में तार चढ़ा लिया। फिर कमर की फुट्टी गठरी से एक जंग लगी लोहे की तीर निकाल के सांस भी रोक ली। आधे गिलास भर वक्त भी नहीं गुजरा कि मंदिर के बाहर बर्फ में धमाकाती आवाजें आईं। 2 गंजी फटे चंबे वाले गुंडे आगे पीछे मंदिर में दाखिल हुए। आगे वाला उल्टी पकड़ी बड़ी छुरी लेकर अंधेरी जगह में आंखें घुमा रहा था। अभी तीसरा कदम रख के दायां पांव पूरी तरह उतारा नहीं था कि अंधेरों में मूरत के पीछे से एक दबी सी सांसहाती फूटने की आवाज। वो तीर जंग लगी टिप के साथ मंदिर की हवा चीरता हुआ एक भरपूर धीमी धुंस की आवाज से अगले गुंडे की जंघा में घुस गया। तीर की नोक हड्डी में जाकम हो गई। आगे वाले गुंडे ने एक चिराती चीख निकाली, दाया पांव मुड़ा, थुड़ से घुटने के बल धाम के गिरा। हाथ की छुरी दूर जा पड़ी। पिछले दाग वाले गुंडे ने डरा के कांप के हाथ में छुरी ऊपर उठाई। आंख टिकी मूरत के पीछे पे, मगर देख नहीं पाया। दूसरी तीर छूटने से पहले ही येहन मूरत के किनारे से निकल के आया। कमान जमीन पर छोड़ी, दाएं हाथ ने सीधा कमर से जंग लगी कुल्हाड़ी खींच ली। अंधेरों में येहन की आंखें इंसान खाने वाली चमक से भर गईं। वो नीचे दबा, जमीन पर 2 पांव थके और एकदम दागे वाले पे झपट पड़ा। बहुत तेज था। वो जिंदा मारने वाली ताजनें वो थीं जो यहाँ से थीं, पहाड़ से, लाशों के ढेर से लाइव आई हुई। दगवाला गुंडे का दिल दर्स गया। उसने बेकार सी छुरी घुमाते हुए यहाँ के गले पर मारी। यहाँ ना झुका ना हटा, बस छुरी की नोक का इंतजार किया, और जिस पल वो लगती, बाएं हाथ ने जमीन की राख और मिट्टी मुठ भर के सीधा दगवाले के मुंह पर मार दी। दगवाला आंखें मूंदे पीछा हटा। अभी येहा ने दाया हाथ घुमाते हुए जंग लगी कुल्हाड़ी से काटने की जगह नहीं, दगवाले के छुरी थामने वाले दाएं हाथ की कलाई पर बहुत बेदरहम तरीके से मार दी। येहान ने साथ ही एक लात दाग वाले की घुटने की गद्दी में मारी। दाग वाला एक चीख मार के येहान के पांव में कुत्ते की तरह गिरा। मंदिर में बस 2 गुंडे जमीन पर दर्द से तखर्रुब था। येहान फटी कुल्हाड़ी थामे सीना उठता गिरता जमीन पर इन दोनों को ठंडे से देखा। मारा नहीं, शहर से बाहर खून कर दो तो कोतवाल आए या ना आए, मगर अगर ये काले गिरों के खास आदमी निकले तो पीछे ना खत्म ना होने वाली बला आती। मगर अनजाने को आजाद करना भी कोई शिकारी का काम नहीं था। ये हान आगे बढ़ा, एक पांव जंघा में गाय गुंडे की पीठ पर रख के उसे जबरदस्ती दबाया। गुंडा दर्द से आंसू और राल बहा के माथे पीटते बोला, बड़े हजीर, बड़े नाथ, मेहरबान बच्चों, हम अंधे खे, आप जैसी हस्ती नहीं पहचानी। सब कुछ ले जाओ, आटा भी, हमें मारो नहीं। ये हान ने एक भी लफ्ज नहीं बोला, चेहरे पर कोई भाव नहीं। झुक हाथ में कुल्हाड़ी से गुंदे के पांव की एड़ी के ऊपर 3 छोटी उंगली की जगह एक साफ ताज कट लगाई। पीछे की खाल काट के दाएं पांव की नस सीधा काट दी। गुंदा एक मछली की तरह उछल के सीना ऊपर कर गया। एक इंसान से बड़ी चीख निकाली, फिर आंखें पलटी और बेहोश हो गया। ये हन पलट के दागवाले की तरफ भी यही किया। उसी तरह एक और कट, एक और नस। अब ये दोनों आदमी जिंदगी में खड़े होकर चलाक नहीं सकेंगे और बदला लेना तो सोच भी नहीं सकते। इस बड़ी बर्फ में शहर से बाहर ये जिंदा रहें या ना रहें, ये हान ने कुल्हाड़ी बंद की, झुक के इन दोनों के कपड़े एक माहिर की तरह तलाशी ली। गरीब ही थे। 2 फुट्टी छुरियों के अलावा 3 फुट्टे कपड़े की पोटलियां निकली, सब में एक एक तांबा। मिलके कोई 100 तांबा बनता था। ये हान ने सब खिंच के अंदर थांस दिया, कह दिया अपनी जान की कीमत समझो। वो वापस कोने में गया, 500 सीर की थैली दोबारा कंधे पर उठाई, कमान उठाई, मुड़ के एक बार नहीं देखा और मंदिर से निकल गया। हवा और बर्फ में घुल गया। 20 कोस की यही बर्फ में जब येहान ने अपने किंगशी गांव की भारी भारी दोनों युमू के दरवाजे थेले और अंदर गया तो आसमान के किनारे पर हल्की सी रोशनी फैली थी। शाओहे सुर्ख आंखों से अंगीठी के पास बैठा था। येहान को देखा तो आंसुओं का सैलाब आ गया। माँ की सांस करीब खत्म हो गई। येहान ने अट्टा की थैली जमीन पर दे मारी और 2 कदम में खाट के पास पहुंचा।
बुढ़िया सूजी में लेटी थी, रंग लाश जैसा सफेद भूरा, सांस कम आ रही थी, ज्यादा जा रही थी। पूरा बदन ठंड था, खांसी की भी ताकत नहीं बची। ये हान ने चिल्लाया, पानी उबालो जल्दी। अपनी आंखें लाल करते हुए सीधा सीने से वो तेल का कागज निकाला जो काले बाजार में सारा कुछ देकर खरीदा था। एक एक पर खोल के अंदर एक एक बारीक कटी हुई पुरानी जड़ की स्लाइसेस थीं और कुछ नारंगी रंग की खास हिरन सिंह की टुकड़ियां। पानी उबले तो येहा ने एक मुट्ठी भर दवाई सीधा मिट्टी के बर्तन में डाली। आधे पहाड़ में ही अंदर वो तेज नाक में घुसने वाली दवाई की बू पूरी टूटसी झोपड़ी में भर गई। एक सांस में ही लगता था अंदर कुछ चल रहा हो। येहा दवाई का बर्तन लेकर खाट के पास आया। बाएं हाथ से बुढ़िया की थोड़ी पकड़ के दांत अलग कइए, दाएं हाथ में फुट्टी लकड़ी का चमचा और वो गहरी भूरी बचाने वाली दवाई एक एक चम्मच मुंह में उतारी। पिलाने के बाद कमरे में मौत जैसी खामोशी। ये हान और श्याओहे टके आंखों से बुढ़िया को देखते रहे। एक पल गुजरी, बुढ़िया की सूखी छाती ने एक धीमी सी सांस ली, फिर गले में एक गहरी गुर्राहट सी आवाज आई। उस मरने वाले भूरे चेहरे पर अजीब सी एक जिंदगी की झलक आई। वो कमजोर सांस धीरे धीरे लंबी और ठहरी हो गई। 30 तोला चांदी की वो दवाई बुढ़िया को यमराज के दरवाजे से खींच के वापस ले आई। ये हान के पूरे बदन की कसावट इस एक पल में बिल्कुल ढीली पड़ गई। ये हांग घुटनों पर हाथ थामे उठ के उस जूट के थैले के पास गया, बंधना खोला, एकदम अंदर झांका। बिल्कुल साफ, आंखें चुंझाने वाली बारीक पिसी हुई सफेद मैदा। किंगशी जैसी जगह में तो त्योहार पर भी चोकर मिलाई काली रोटी मिलती हो तो जमींदार भी खुश। ये बिल्कुल खालिस मैदा, ऐसे तो जिंदगी भर नहीं देखी किसी ने। ये हांग ने मिट्टी का बर्तन लेकर 2 कट भर मैदा उठाया, गर्म पानी में लाके थोड़ी सी पहले खरीदी पीली नमक डाली, दोनों हाथ बर्तन में ले गए। मैदा घोलते घोलते एक मजबूत और लचकेदार लौंडा बन गया। अंगीठी के ऊपर की पथारी काफी देर से खूब गर्म थी। ये हां ने एक मुट्ठी मैदा तोड़ी, हाथ से फेंट के गोल रोटी बनाई और उस जलती पथारी पर मारी। रोटी लगते ही एक एक सोना रंग का फूल 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 के उभरने लगा। फिर वो खालिस मैदा की मीठी झुलसी खुशबू एक धमाके की तरह पूरी झोपड़ी में फैल गई। श्याओहे पथारी पर रोटी को तकता रहा, मुंह का पानी सीधा पांव पर टपक गया, गला खुद ब खुद भर भर के हिलने लगा। ये हां ने लकड़ी से रोटी उठाई, सीधा श्याओहे के हाथ में दे दी। जलती रोटी ने हाथ चुभाया, मगर श्याओ नहीं रुका। मुंह खोल के एक बड़ा काटा, बाहर करारी, अंदर नरम। साफ मैदा मुंह में गया, कोई चोकर नहीं, कोई खुरचन नहीं, बस नमक की हल्की मीठी और मैदा की सच्ची खुशबू। ये हां ने खुद भी एक रोटी उठाई, बड़े बड़े कांटे लिए। जलती रोटी पेट में गई और एक जोर की लहर की तरह थके हरे बदन को अंदर से भरने लगी। पेट भर के ये हान उठ के दरवाजे के पास आया। उसने वो भरी मोटी लकड़ी की चिटकनी उठाई और दोनों भारी यूमू के दरवाजों में कस के थांस दी। फिर दरवाजे से पीठ टिका के हाथ सीने में घुसाया। उंगलियों ने वो 20 तोला ठंडी चांदी के टुकड़े छू लिए और साथ में वो तांबा जो गुंडों से उठाया था। ये था उसका सहारा, जान देकर कमाया हुआ। ये हान ने दोनों दरवाजों के बीच की उस बारीक सी दराज से बाहर देखा। भारी बर्फ अभी भी आसमान तक छाई थी। हवा रुक गई थी। एक बहुत हल्की सी धूप उस बादल को चीरते हुए आंगन की सफेद बर्फ पर पड़ी। ये हान के चटाके होठों ने एक हल्की सी लहर ली, आवाज खद्दर, मगर उसमें एक लोहे की सीचे के जैसी ताजीर।